हाय एवरीवन, वेलकम टू रन स्टडी सर्कल। बच्चों, जैसा कि आपको पता है आपके 10th क्लास के बोर्ड में अब काफ़ी कम दिन बचे हैं, 15-20 दिन और रह गए। तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। आपने बहुत सारे चैप्टर का रिवीजन कर लिया होगा, कुछ-कुछ चैप्टर आपके रह रहे होंगे। जैसा कि आपसे सजेशन आया था कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो करवा दो भैया, तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो के कुछ वैसे क्वेश्चन हम करेंगे जो पेपर में आने के चांसेस क्रिएट होते हैं इस साल, ठीक है? वैसे भी क्वेश्चन होंगे जो इसके पहले पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। ठीक है? बेटा मेरा नाम है रंस और हम पढ़ने जा रहे हैं, आज की क्लास हम करने जा रहे हैं टॉप 15 क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के हम टॉप 15 क्वेश्चन आज की क्लास में करने जा रहे हैं। ठीक है? तो ये जो हमारा क्लास होने वाला है आज का, सिर्फ़ टॉप 15 क्वेश्चन में सिर्फ़ हम ये नहीं करने वाले कि हम कुछ भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है? किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। अगर इसके पहले आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री अगर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है या थोड़ा बहुत पढ़ा है या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो लास्ट टाइम में प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं कि शायद 1-2 महीने में पढ़ के उनका कुछ भला हो जाए। तो बेटा ये वीडियो सही जगह पे आप पहुँचे हो, ये आप ही के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है? बिल्कुल, आपके लिए ही बनाया जा रहा है वीडियो। अगर आप इस वीडियो से कवर करते हो अपनी सारी चीज़ों को, तो उम्मीद करते हैं बेटा कि आपका पेपर तो अच्छा जाना चाहिए। वैसे आपका पेपर अच्छा ही जाएगा अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे और जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है, जो पहले से काफ़ी महीनों से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, पूरे साल उन्होंने पढ़ा, लेकिन जो 20-25 दिन लास्ट के जो प्रैक्टिस का टाइम होता है ना बेटा, ये प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से कर लोगे तो वही आपका मार्क्स डिसाइड करता है, ठीक है? तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको जितने क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, सभी क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है और मन लगा के करनी है। ऐसा नहीं है कि आप बैठ के लैपटॉप लेके या फ़ोन पे आप वीडियो देख रहे हो और देखते-देखते लेट के कंबल में वीडियो देख रहे हो, वैसे नहीं करना। आपको कॉपी, पेन का यूज़ करना है, कॉपी पे सारे क्वेश्चन को नोट करने हैं, एक-एक क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्यूशन करना है। ऐसा नहीं है मैं सिर्फ सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, ये वीडियो मैं उनके लिए लेके आया हूँ जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखे हैं, जिन्होंने मैथ्स में बिल्कुल ध्यान से पढ़ा भी नहीं है। वो भी अगर इन सब वीडियो को कर लेते हैं जो हमारी सीरीज़ चल रही है, टॉप 15 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है, ये बोर्ड के पेपर तक आपको मैं लगभग लगभग या पूरे ही समझ के चलो कि अब मैं पूरे क्वेश्चन यहाँ पे तो पूरे चैप्टर के क्वेश्चन जितने क्वेश्चन आ सकते हैं या जितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, एक-एक कांसेप्ट वाइज़ समझाऊँगा। ऐसा भी नहीं है सिर्फ मैं बताते चला कि आपको समझ आया या नहीं है, ऐसा भी नहीं करना। बिल्कुल हमें लाइन वाइज़ कांसेप्ट के साथ इसको पढ़ना है, ठीक है? जैसा कि आप हेडलाइन देख रहे हो, टॉप 15 क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, ठीक है? ये 2025 एग्ज़ाम को ध्यान में रख के बनाया गया है ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आए और ये लास्ट रिवीजन रहने वाला है, ठीक है? इसको कर लिया तो फिर और किसी चीज़ के कहीं किसी बुक से क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ इसको कर लो, बाकी सब कुछ आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है? तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से बेटा पहले आपको एक चीज़ बस बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले जाके इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो और वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है? क्योंकि ऐसा वीडियो में कुछ नहीं होगा जो आपको पसंद नहीं आएगा, तो इतना तो उम्मीद करके चलता हूँ कि आपको हर एक चीज़ पसंद आएगा ही आएगा जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो। ठीक है? तो आपके लिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो इतना आसान कर दूँगा इस वीडियो में कि इसके पहले आपने कहीं पढ़ा भी हो, तभी भी आपको ऐसा लगेगा कि कुछ नया सीख के जा रहे हैं आज की वीडियो से। ऐसा भी नहीं होगा आपको बोरियत सा फ़ील होगा कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो क्या होता है, कुछ समझ नहीं आया, ऐसा भी नहीं होने वाला। आप एक बार पढ़ के देखो, अगर आप यहाँ तक वीडियो में आ गए तो बेटा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट तक आप देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या पढ़ाई हुई है आज की क्लास में और नहीं हुई है। ठीक है? चलो चलते हैं और देखते हैं आगे हमारे लिए आज की वीडियो में क्या-क्या क्वेश्चन है। ठीक है? क्वेश्चन करवाने से पहले ना कुछ कंसेप्ट आपके लिए लेके आया हूँ और आपको कुछ कंसेप्ट सिखाता हूँ। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है? एलिवेशन का मतलब क्या होता है? एलिवेशन बेटा जो एंगल होता है ना, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? एक लड़का है, वो ब्रिज के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है? ये टावर है, कुतुब मीनार जैसा ले लो, कुतुब मीनार है और उसके ऊपर ये लड़का बैठा हुआ है और यहाँ पे नीचे भी एक लड़का है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? या पेन चेंज कर लूँ? चलो पेन चेंज कर लेते हैं, है ना? ये जो लड़का है, ये एक ब्रिज के ऊपर बैठा हुआ है, एक ब्रिज के ऊपर बैठा हुआ है और एक लड़का जो है वो नीचे बैठा हुआ है, ठीक है? नीचे ही खड़ा है ये और ये दोनों एक-दूसरे को देख रहे हैं। तो बेटा ये जो लड़का ऊपर से जो नीचे देख रहा है ना, या नीचे से आप ले लो, अभी के केस में आप समझो कि ये लड़का नीचे है और नीचे से ये ऊपर किसी लड़के को देख रहा है, यहाँ से ये ऊपर की तरफ देख रहा है। जब ये यहाँ से ऊपर दिख रहा है तो इसकी आँखों से लेके और ऊपर जिस चीज़ को देख रहा है वहाँ तक जो लाइन बनता है, जो लाइन ड्रॉ होते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। मतलब फिर से समझाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे एक ए इंसान है और यहाँ पे नीचे एक ए इंसान, ये बी इंसान खड़ा है। ये बी है
और ये ए है। तो बेटा अगर नीचे से किसी चीज़ को आप ऊपर की तरफ देखते हो, जैसे ये बी अगर ए को देखता है, बी अगर ए को देखता है, आँखों से लेके और ऊपर जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, वहाँ तक जो लाइन बनता है, उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। समझ में आया? मतलब जब भी आप नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को अपने से ऊँची हाइट के ऑब्जेक्ट को देखते हो, तो वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनता है? सॉरी, वहाँ पे जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर से समझते हैं, जैसे आप मान लो आप छत पे खड़े हो और बगल से आपके घर के बगल से एक रोड जा रही है और रोड पे आपका भाई खड़ा है, ठीक है? और भाई आपको छत पे खड़े हो आप और भाई आपको देख रहा है। आप ए इंसान हो और आपका भाई जो है वो कौन है? बी है। ये जो है वो आपको देख रहा है, तो जो आपके आँखों या आपके बॉडी और उसके आँखों के बीच में जो लाइन बनता है ना, उस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। देखने वाली जो लाइन होती है, साइट का मतलब होता है देखना और लाइन तो आप जानते ही हो। तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। अब देखो, अब जहाँ पे आप खड़े हो, जैसे आप मान लो छत पे खड़े हो, तो छत बेटा ये ऐसे बना होगा, ये घर होगा और उसके ऊपर आप खड़े हो छत पे। तो ये घर और जो आपका भाई नीचे खड़ा है, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा। इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं बेटा बेस। ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं बेस। ये क्या होता है? बेस। और इसी बेस और लाइन ऑफ साइट के बीच में आप देखोगे यहाँ पे एंगल बन रहा है। अभी आपको फिगर से भी समझाऊंगा, पहले यहाँ पे समझो। ये जो बेस और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है बेटा, इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इलिवेशन। यही एंगल जो है वो क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इलिवेशन कहलाता है। यहां तक समझ में आया? ये एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा बेटा लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट और किसके बीच में बनता है? तो लाइन ऑफ साइट और बेस के बीच में बनता है, याद रखना। और ये कब बनता है? जब आप नीचे से ऊपर देखते हो। जब आप नीचे से ऊपर देखते हो, नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो, तो वहां पे जो एंगल बनता है तो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो लड़का है वो नीचे खड़ा है और एक लड़का ऊपर खड़ा है। एक लड़का जो है वो ऊपर खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है और एक लड़का नीचे खड़ा है। ये नीचे जो खड़ा है वो ऊपर वाले को देख रहा है, तो ये जिस लाइन से देख रहा है, इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ये लाइन होता है लाइन ऑफ साइट और इसके आँख से ना ये सामने वाले ब्रिज पे एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल ये 90 डिग्री पे ड्रॉ करता है। उसको हम बोलते हैं बेस लाइन। ये जो होता है इसको हम बोलते हैं बेस। आसान से लैंग्वेज में समझो। और ये बेस और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो आप ये एंगल बना हुआ दिख रहे हो, ये जो एंगल बना हुआ आपको दिख रहा है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है? आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं? ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आया? जब आप नीचे से ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, तो वहाँ पे जो एंगल बनता है बेस और लाइन ऑफ साइट के बीच में, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है? अब ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ना, ये हमेशा 90 से छोटा होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक्यूट एंगल होगा। ये हमेशा क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा, हमेशा एक्यूट एंगल होगा, ये 90 से छोटा होगा। ठीक है? इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, वो एक्यूट एंगल होता है और इसी को हम लेट करके चलते हैं थीटा। एक्यूट एंगल को ही हम क्या लेट कर लेते हैं? थीटा। ये आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है, तो आगे मैं जब करवाऊँगा तो उस टाइम आप पढ़ लोगे। अभी फिलहाल के लिए ये समझो। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट समझते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। इस फिगर में आप देख रहे हो, एक जो लड़का है वो यहाँ पे खड़ा है, ये ऊपर ब्रिज के ऊपर खड़ा है। ठीक है? एफिल टावर है ना ये, एफिल टावर के ऊपर खड़ा है, बताओ वहाँ पे खड़ा है। और ये कि ये जो लड़की है, वो नीचे खड़ी है। ठीक है? और वो क्या कर रहा है, वो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। यहाँ पे एक लाइन एरो बना देता हूँ, ये ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं ना, तो ऊपर से नीचे देखते हैं तो उसको तो लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ये वाली जो लाइन है वो क्या हो गया आपका? लाइन ऑफ साइट। इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि दोनों आँखों के बीच में जो लाइन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। है ना? वो गाना है ना, क्या नाम है इसका? नज़रों के तीर। नज़रों के तीर, है ना? नज़र से नज़र मिलाया, उसे ही हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, नज़र से नज़र मिलाना, लाइन ऑफ साइट, ठीक है? और ये जो देखो, यहाँ पे ये लड़की जहाँ पे खड़ी है, ये जो लड़की है और इसके पैर और वो जो आईफिल टावर है ना, इसके नीचे वाले हिस्से तक ये जो लाइन जो मैं बना रहा हूँ, इस लाइन को हम बोलते हैं बेस लाइन। क्या बोलते हैं बेटा? बेस लाइन। और एंगल निकालने के लिए तो हमें बेस लाइन चाहिए। तो ये जो बेस लाइन मैंने ड्रॉ किया है ना, इसके पैर से लेके इसके नीचे वाले हिस्से तक, इसके बेस तक, इसको बेस लाइन बोलते हैं और इसी के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं उसके आँखों से। जहाँ से वो देख रहा है, बिल्कुल उसके आँखों से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये इमेजिनरी लाइन होता है, ध्यान रखना। ये इमेजिनरी लाइन होता है, इमेजिनरी लाइन।
इमेजिनरी ऐसा कोई लाइन नहीं होता, हम एज्यूम करके चलते हैं। ये लाइन ऑफ साइट भी हम एज्यूम करके चलते हैं और ये जो बेस वाला लाइन है ये भी हम एज्यूम करके चलते हैं। मतलब सारा का सारा किस्सा जो चल रहा है वो हमारा एजम्पशन पे चल रहा है, ठीक है? एजम्पशन पे ही सारा का सारा किस्सा चल रहा है, ये सब हम एज्यूम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। तो ये इमेजिनरी लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, किसके पैरेलल है ये बेस के पैरेलल हमने उसकी आँखों से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया है और ये जो लाइन ऑफ साइट है और ये जो मैंने बेस एंगल ड्रॉ किया है, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बन रहा है ना, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये जो बेस है, ये ये जो बेस है और ये जो ऊपर जो लाइन आपको दिख रहा है लाइन ऑफ साइट, बेस और लाइन ऑफ साइट के बीच में ये वाला जो एंगल बन रहा है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इमेजिनरी लाइन समझ में आया, लाइन ऑफ साइट समझ में आया और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आया। अब मेरे लैंग्वेज में समझो। जब आप ऊपर से नीचे देखते हो, जब आप ऊपर से नीचे देखते हो, याद करो, जब आप ऊपर से नीचे देखते हो, जब आप ऊपर से नीचे देखते हो, तो लाइन ऑफ साइट और बेस, लाइन ऑफ साइट और बेस के बीच एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। बेस के बीच एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, या यूं लिख लो, वहां पे जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। बेस लाइन कौन होता है? बेस लाइन दोनों के पैर, जो दोनों का बेस होता है ना, उनके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं उसकी आंखों से, इसके पैरेलल बिल्कुल। यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया है, इसी को हम बोलते हैं बेस लाइन। ये जो लाइन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? बेस लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ऊपर से नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे से ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे बेटा आपको तीन चीजें याद रखनी पड़ेंगी। ये भी जो एंगल होता है वो 90 से छोटा होता है। आपको यहाँ पे तीन रेशियो का वैल्यू याद रखना होगा। एक होता है बेटा टेन थीटा, एक होता है साइन थीटा और एक होता है कॉस थीटा। इन्हीं तीनों का यूज होता है, बाकी किसी का यूज नहीं होता। आप यूज वैसे कर सकते हो, आप टेन की जगह कॉट कर लो, साइन की जगह कॉसेक कर लो, कॉस की जगह सेक कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मेनली आप इन तीनों का यूज करोगे, आपका काम निकल जाएगा। टेन थीटा बेटा हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो हम बोलते हैं टेन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस मतलब लॉन्गेस्ट साइड। और कॉस क्या होता है? कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एक बात आपको और ध्यान रखना है कि अगर ये ट्रायंगल है, ध्यान से देखो, कुछ बेसिक चीजें बताता हूँ, वैसे ट्रायंगल का है बट फिर भी आपको बता रहा हूँ। ये ट्रायंगल है, ये अगर मान लो ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल में जो ये एंगल है वो 90 डिग्री है। अगर मैंने थीटा यहाँ पे ले लिया ना बेटा, ये ध्यान से देखना, अगर मैं थीटा यहाँ पे ले लूँ, तो इस थीटा के लिए ना ये परपेंडिकुलर हो जाता है, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस होता है और ये बेस होता है। और एक और मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, मतलब थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाता है, ये इसका आपको ध्यान रखना है। एक और मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, यहाँ पे अगर 90 डिग्री ले लूँ, बट मैं थीटा ये वाला एंगल लेता हूँ, क्योंकि दोनों एक्यूट एंगल है, किसी को भी थीटा ले सकते हैं। तो इस केस में जो इसके सामने वाला एंगल है वो पी है। अगर मैं तीनों का नाम दे दूँ ए बी सी, और यहाँ पे भी अगर ए बी सी नाम दे दूँ, तो बेटा ए बी सी ट्रायंगल जो पहले वाला है ना, अगर सी को थीटा लेट करेंगे तो ए बी परपेंडिकुलर होगा, अगर ए को थीटा लेट करेंगे तो बी सी परपेंडिकुलर होगा, और ये तो हाइपोटेनस होगा ही, किसी भी केस में ये हाइपोटेनस होगा। सिर्फ जो चेंज होता है ना वो परपेंडिकुलर और बेस में होता है, ये ध्यान रखना है। परपेंडिकुलर और बेस में सिर्फ चेंजेज आते हैं, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और जो दूसरा एंगल, दूसरा साइड बच गया वो आपका बेस कहलाता है, और हाइपोटेनस तो आपको पता ही है, सबसे बड़ी वाले साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। तो बेटा आज के बाद आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन में समझ सब दिक्कत नहीं आने वाली है। इतना तो मैं उम्मीद करके चलता हूँ, इतना तो अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन क्या होता है। अब इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आएँगे उस क्वेश्चन को हमें देखना है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अच्छे तरीके से। बिल्कुल ऐसे-ऐसे मेथड से सॉल्व करवाऊँगा ना, आप कभी भूलोगे भी नहीं, बस आप देखते जाओ आगे तक, बने रहो मेरे साथ। ठीक है? आ जाओ। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। किसका हाइट निकालना है बच्चा? ट्री का हाइट निकालना है। किसका हाइट निकालना है? ट्री का हाइट निकालना है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री इज 30 डिग्री। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे फिगर ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखना। बोल रहा है कि ये एक ट्री है, ये एक ट्री है। ऐसे तो ये पेड़ दिख नहीं रहा, बट आपको फिगर ऐसे ही बनाना है कि ए बी सर एक पेड़ है। ए बी क्या है? एक पेड़ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री, मतलब इसके पेड़ के जो सबसे जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको कोई तो देख रहा है। कौन देख रहा है?
फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द बेस। पेड़ का बेस क्या है? पेड़ का बेस ये नीचे वाला हिस्सा है। इससे 20 मीटर दूर से, पेड़ के बेस से 20 मीटर दूर से कोई इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। पेड़ के बेस से 20 मीटर दूर से कोई इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। मतलब ये पेड़ का अगर बेस बी था तो इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया कि ये 20 मीटर है। और 20 मीटर से जब कोई इस ऑब्जेक्ट को देखता है, मतलब वो इंसान यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से वो ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो यहाँ से जब ऑब्जेक्ट को देखता है ना, देखता है तो लाइन ऑफ साइट बनेगा। उसकी आंखों और ये जो पेड़ का जो जिस हाइट को देख रहा है, इसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। और ये जो लाइन ऑफ साइट है और ये बेस है, इसके बीच में जो एंगल बनता है, इसी को तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। फिर से समझो, ए बी हमारा एक पेड़ है, सी पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं कि बी से सी का जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। 20 मीटर पे कोई इंसान खड़ा है और जब वो पेड़ को देखता है, जब वो पेड़ के सबसे ऊपर वाले हिस्से को देखता है, तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। तो 30 डिग्री बेटा बनेगा कहाँ पे? तो 30 डिग्री यहाँ पे बनेगा। क्यों बनेगा 30 डिग्री? क्योंकि लाइन ऑफ साइट और बेस के बीच में आपका क्या बनता है? लाइन ऑफ साइट और बेस के बीच में बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये चीज समझ में आया। अब निकालना क्या है आपको? हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। हाइट ऑफ द ट्री क्या है? ए बी। यही तो है हाइट ऑफ द ट्री। अच्छा, आप लिखोगे, यहाँ पे लिख लेना, लेट ए बी इज हाइट ऑफ द ट्री। ए बी इज, एक मैं लिख के दिखा रहा हूँ, बाकी आप खुद ही लिखोगे। मैं बस बोल दूंगा, आप लिख लोगे। लेट ए बी इज हाइट ऑफ द ट्री। ए बी इज हाइट ऑफ द ट्री एंड बी सी इज अ डिस्टेंस बिटवीन, बी सी इज अ डिस्टेंस बिटवीन, बेस ऑफ ट्री, बेस ऑफ ट्री एंड द ऑब्जेक्ट। मान लो वो कोई ऑब्जेक्ट है जो उसको देख रहे हैं, ठीक है? तो बेस ऑफ द ट्री एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसका नाम है ए बी सी। पेड़ बेटा धरती पे परपेंडिकुलर होगा, पेड़ धरती पे बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बेटा। और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको निकालना क्या है? मैंने क्या बताया था अभी? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये थीटा है, थीटा के सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ठीक है? नाक के सामने क्या होता है? पता है ना आप लोगों को नाक के सामने क्या होता है? बस समझदार तो हुई। तो थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर मतलब आपको निकालना है। और गिवन क्या दे रखा है? बेस गिवन दे रखा है। आपको ध्यान रखना है कि क्या गिवन दे रखा है और क्या निकालना है। फिर से समझो, थीटा के सामने बेटा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और बेस आपको गिवन दे रखा है। और परपेंडिकुलर और बेस के बीच में सर रिलेशन याद करो। परपेंडिकुलर और बेस के बीच में किसका रिलेशन होता है? तो आपको याद आएगा सर, या तो टेन का या तो कॉट का। तो यहाँ पे या तो आप टेन लेके सॉल्व कर लो या तो कॉट लेके सॉल्व कर लो। मैं यहाँ पे अगर टेन लूंगा तो बेटा टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा? तो टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पे ना आप उसका जो लेंथ है वो लिखोगे। तो थीटा के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है और tan होता है p बाई बी। और यहाँ पे p कितना है? ए बी। और b कितना है? बी सी। tan 30 डिग्री है तो थीटा की जगह पे क्या पुट कर दोगे? tan 30 डिग्री, क्योंकि थीटा 30 डिग्री है। ए बी का वैल्यू सर हमें निकालना है और बी सी का वैल्यू कितना दे रखा है? 20। तो बच्चा अगर ऐसे निकालोगे तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 इज इक्वल टू ए बी। ए बी कितना है? पता ही नहीं है हमें, यही तो निकालना है। और बी सी कितना है? 20। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ए बी का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? ए बी का वैल्यू निकल के आ जाएगा 20√3। और मीटर में था या सेंटीमीटर में? मीटर में। और यही हमारा आंसर है। समझ में आया? आसान क्वेश्चन था, यहां से कंसेप्ट क्लियर हुआ। आगे कुछ ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन देखते हैं आगे। ये सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वैसे क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। तो ये आप समझो, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे बेटा लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है? समझ में आएगा? तो आपको टिके रहना है, बस लेवल बढ़ेगा, बस आपको बने रहना है यहाँ पे वीडियो में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। काइट कितने मीटर पे फ्लाइंग कर रहा है बेटा? 60 मीटर के हाइट पे फ्लाई कर रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट 80 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन ग्राउंड डायरेक्टली बिलो द काइट इज 30 डिग्री। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। अगर आप फिगर बना लोगे ना तो सारा गेम बेटा फिगर का है। ये मान लो काइट है, ये हवा में उड़ रहा है काइट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करी गई है, मतलब नीचे से ऊपर देख रहा है ऑब्जेक्ट, ये आपको समझना है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा कहीं,
कहीं पे होगा, यहाँ से देख रहा होगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये काइट है। काइट को ए लेट कर लेते हैं और ऑब्जेक्ट को सी लेट कर लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। अच्छा, ये जो काइट है, वो बिल्कुल काइट जो है वो बिल्कुल 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा अर्थ के साथ? बिल्कुल बना रहा होगा। क्या ये जहाँ पे अर्थ पे एंगल बना रहा है वहाँ से लेके क्या ये जहाँ पे अर्थ पे एंगल बना रहा है वहाँ से लेके इस ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा? बिल्कुल होगा सर डिस्टेंस। यही डिस्टेंस दे रखा है 80 मीटर। उसने क्या बात की है यहाँ पे? 80 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कहाँ पे? डायरेक्टली बिलो द काइट। काइट के डायरेक्टली बिलो वाले पॉइंट से काइट के डायरेक्टली बिलो वाले पॉइंट से जो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो 80 मीटर दे रखा है। मान लेते हैं काइट के जो बिलो वाला पॉइंट है वो बी है। तो बी से लेके बेटा सी तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है? 80 मीटर, ठीक है? और काइट कितनी हाइट पे फ्लाई कर रहा है? 60 मीटर पे। कहाँ से? ग्राउंड से। तो ये 60 मीटर का हाइट हो गया, ठीक है? अब बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्टिंग ऑफ द काइट। बेटा काइट कभी आपने देखा है 90 डिग्री पे उसको हम काइट को उड़ाते हैं, पतंग को उड़ाते हुए 90 डिग्री पे देखा है? अभी तो वैसे भी अभी थोड़ी दिन पहले हम लोगों ने उड़ाया था ना काइट। लेकिन आप अभी आपने कभी देखा है 90 डिग्री पे उड़ते हो, आप सीधे पकड़ के खड़े हो और बिल्कुल आपके ऊपर काइट उड़ रहा है? ऐसा नहीं होता ना, थोड़ा-सा वो इंक्लाइंड होता है। और थोड़ा-सा इंक्लाइंड होता है तो ये जो सी इंसान है ना, वो इसको पकड़ के ये जो सी है, वो इसको पकड़ के रखा है और सी जो ए काइट को पकड़ रखा है कुछ इस तरीके से थोड़ा-सा इंक्लाइन होता है। जो पतंग की जो रस्सी होती है ना, वो थोड़ी-सी इंक्लाइन होती है, वो बिल्कुल 90 डिग्री पे नहीं होती, वो ध्यान रखना है। तो ये जो स्टिंग है ना, वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? तो वो स्टिंग बना रहा है सर 30 डिग्री का एंगल। स्टिंग कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? तो स्टिंग बना रहा है 30 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30 डिग्री। तो स्टिंग अगर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो आपको लेंथ ऑफ द काइट ही तो फाइंड करना है। फिर से समझो, काइट किसी हाइट पे उड़ रहा है, वो हाइट ज़मीन से 60 मीटर है। आप काइट जहाँ पे ज़मीन से जो डिस्टेंस है काइट का, वहाँ से आप 80 मीटर दूर पे खड़े हो और आपके हाथ में पतंग का जो धागा है, वो आपके हाथ में है। आपको उस धागे की लेंथ बतानी है कि जो काइट आप उड़ा रहे हो, उस धागे की लेंथ कितनी है? मतलब लेंथ ऑफ द स्टिंग निकालना है, मतलब आपको एसी निकालना है। अब आप ध्यान से समझो, ये तो 90 डिग्री होगा, ये बात तो क्लियर है कि ये 90 डिग्री होगा और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, सामने P है, B है, H निकालना है। क्या ही आसान क्वेश्चन है ना? ईज़ी सा क्वेश्चन है। आप यहाँ से साइन का भी वैल्यू करके निकाल सकते हो, कॉस का भी वैल्यू करके निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो या आप पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज़ करके निकाल सकते हो। बताओ कैसे निकालना है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो पढ़ रहे हैं तो ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करके निकाल लेते हैं, है ना बेटा? ट्रिगो का भी यूज़ करके निकाल सकते हैं और पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से अगर आप लिखोगे, क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल ABC, क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल ABC, अगर साइन का आप लेते हो, साइन का मान लो आप वैल्यू लेते हो साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री होता कितना है? आप बताओ। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है? साइन 30 डिग्री होता है P अपॉन में H। इस केस में 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा तो AB परपेंडिकुलर हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। और AB कितना होता है? AB कितना दे रखा है? 60 अपॉन में AC कितना दे रखा है? एसी नहीं दे रखा है, एसी निकालना है। तो यहाँ से एसी का वैल्यू कितना आ गया? एसी का वैल्यू आ गया 120 मीटर। तो यही आपका आंसर। समझ में आया? तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकल गया। कोई दिक्कत? स्ट्रिंग की हाइट दे रखी थी। वैसे इन्हें 2 चीज़ें नहीं देना चाहिए था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, यहाँ से ये हटा लो। ये ना 80 मीटर जो है ना वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है? तो इसको हटा लो, ये 80 मीटर हटा लो और 60 से लेके आप सॉल्व करो। ये 60 मीटर का दे रखा था, ये 80 मीटर नहीं दे रखा था, ठीक है? ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ से कितना आ गया? 120 आ गया, थोड़ा-सा मिसप्रिंट हो गया था, वो 80 नहीं दे रखा तो डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हो। अगर 80, 60 मीटर दोनों दे देगा तो फिर तो पाइथागोरस ही निकालेंगे, ट्रिगोनोमेट्री का तो यूज़ ही नहीं होगा। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस ऐसे भी उसका 100 आ जाता, बट 80 नहीं दे रखा, ठीक है? ये ध्यान में आपको रखना है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। अब वॉल कैसा होगा? क्वेश्चन को आप पढ़ो और डायग्राम बनाओ बस, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने आपको। ये दीवार है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अच्छा, दीवार पे सीढ़ी लगता कैसे है? कुछ इस तरीके से इंक्लाइन होता है दीवार पे, ऐसे थोड़ा-सा टेढ़ा होता है ना? मेकिंग अ एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। ये ग्राउंड ये रहा। ध्यान से देखो, मैं नेम लिख देता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। ए, बी और सी। ए, बी, सी। ए, बी जो है वो आपका वॉल है। यहाँ पे लिख देता हूँ ये वॉल है। और ए, सी जो है वो लैडर है। जीना ऐसे ही लगता है थोड़ा-सा तिरछा। और बी, सी जो है वो उसके बीच का बेस है। मतलब
दीवार और लैडर का जो बेस है उसके बीच के डिस्टेंस को बीसी बोलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ द लैडर इज 10 मीटर। लैडर का लेंथ कितना है, 10 मीटर है। लैडर का लेंथ कितना है, 10 मीटर है। और लैडर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बेस से, तो बेटा जी लैडर जो है मेरे लाल कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, लैडर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ध्यान से देखना, आप यहाँ पे लेट कर लेना, लेट ए बी इज अ हाइट ऑफ वॉल, ए बी इज अ हाइट ऑफ वॉल, ठीक है। ए सी इज अ लेंथ ऑफ लैडर, ए सी क्या है, लैडर का लेंथ है, लैडर मतलब सीढ़ी का लेंथ है, जीने का लेंथ है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, आपको हाइट ऑफ विच द लैडर टच द वॉल, फाइंड द हाइट एट विच द लैडर टच द वॉल, मतलब ये जो लैडर है वो वॉल के कितनी कितने हाइट तक वो टच कर रहा है। तो हाइट का मतलब आपको ए बी निकालना है, दीवार की आप हाइट निकाल लो, तो दीवार का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होगा वहीं पे तो जीना टच कर रहा है ना, तो दीवार की आपको हाइट निकालनी है। और दीवार की हाइट निकालने के लिए क्या करना है, आपको इन ट्रायंगल फिर से वही करना है, इन ट्रायंगल एबीसी। बेटा 2-3 क्वेश्चन आप सीख लो फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली। इन ट्रायंगल एबीसी, अब बताओ क्या दे रखा है गिवन, हाइपोटेनस दे रखा है, और हाइपोटेनस गिवन दे रखा है तो या तो कॉस का रिलेशन लगेगा या तो साइन का रिलेशन लगेगा या तो कॉसेक और सेक का भी लगा सकते हो। बट इस केस में आप देखो 60 के सामने परपेंडिकुलर है और यही तो निकालना है, परपेंडिकुलर ही तो निकालना है, 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस का तो कोई रोल ही नहीं है ना यहाँ पे। देखो आप यहाँ पे समझो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में होता क्या है, एक एंगल और एक साइड गिवन होता है, ट्रायंगल की दूसरी साइड आप यहाँ से निकालते हो, ठीक है। एक एंगल और एक साइड गिवन होता है, ट्रायंगल के दूसरे साइड को आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो की मदद से निकालते हो। तो यहाँ पे एक साइड गिवन है मतलब हाइपोटेनस गिवन है और एक एंगल गिवन है, परपेंडिकुलर निकालने के बोले तो बेटा हम जो रिलेशन ढूंढेंगे वो परपेंडिकुलर और हाइट के बीच में रिलेशन ढूंढेंगे ना। और परपेंडिकुलर और हाइट के बीच में रिलेशन किसका होता है सॉरी, परपेंडिकुलर और हाइट के बीच में रिलेशन किसका होता है, साइन का। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू हम कितना लिखेंगे, ए बी अपॉन में ए सी। समझ में आया, पी अपॉन में एच होता है ना, तो पी जो है थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं और हाइपोटेनस लंबी वाली साइड होती है। साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, √3 अपॉन में 2। ए बी कितना दे रखा है, ए बी नहीं दे रखा ना, ए बी निकालना है। और ए सी कितना दे रखा है बेटा, ए सी आपका दे रखा है 10, ए सी कितना दे रखा है 10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो जरा, तो ये हो जाएगा 2ab इज इक्वल टू 10√3। जब ए बी की वैल्यू निकालोगे तो 2 से ये 10√3 कट जाएगा, 2 5 जा 10, तो ए बी का वैल्यू कितना आ गया बेटा 5√3 मीटर। और ये आपका ए बी का वैल्यू आ गया, तो लिख दोगे आप, लास्ट में लिखोगे, ये लाइन लिखना मत भूलना, ये लाइन आपको लिखना है, सो द हाइट एट विच, ये लाइन मैं बता देता हूँ ना, यहाँ से लिख लो, सो द हाइट एट विच द लैडर टच द वॉल, ये पूरी लाइन आप यहाँ से नोट कर लो, इज इक्वल टू 5√3 मीटर। कितना लिखोगे, 5√3 मीटर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बने रहना बस वीडियो में, लास्ट तक आपको बने रहना, सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ आप एक एक चीज यहाँ से वीडियो से समझ के जाओगे। इसके बाद आपको पेपर तक 10-15 दिन और बचे हैं, आपको दोबारा किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं से भी, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लिया तो पूरा आपका कंप्लीट हो गया, समझो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बेटा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। बेटा ये बॉटम वाला वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा, इसको इरेज कर लो, ऐसा कोई वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा, बॉटम भी नहीं आएगा। और ये जो 60 डिग्री है ना इसको इरेज कर लो, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 60 डिग्री यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बेटा सिर्फ टावर की बात की जा रही है। अगर ऐसे दिया होता ना कि एक यहाँ पे रूफ है, एक ये बिल्डिंग है और उसके ऊपर टावर लगाया गया है, तो यहाँ पे दो इक्वेशन बनते। बट यहाँ पे दे रखा है आपको कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम, तो बेटा बॉटम हटा लो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टावर की बात की गई है। टावर में बॉटम तो होगा ही नहीं, बॉटम जो होगा वो अर्थ पे ही होगा, तो वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये आप हटा लेना, 60 डिग्री यहाँ से कट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बॉटम को हटा लेना, ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है। चलो यहाँ पे देखो, ये टावर मान लेते हैं कि बेटा ये ए और बी, ए बी आपका क्या है, ए बी आपका टावर है, ये आपको ध्यान रखना है कि ए बी आपका टावर है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जब आप ए बी को ना किसी, अच्छा ट्रांसमिशन टावर की हाइट कितनी है, तो सर ट्रांसमिशन टावर जो है वो 100 मीटर का। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज 100 मीटर। तो ट्रांसमिशन टावर का हाइट कितना है, ट्रांसमिशन टावर का हाइट जो है वो 100 मीटर है। ट्रांसमिशन टावर का हाइट कितना है,
ट्रांसमिशन टावर का हाइट 100 मीटर, और बोल रहा है ये जो ट्रांसमिशन टावर का जो टॉप है ना, मतलब ये जो टावर का टॉप है, जो हम ये जो टावर का टॉप है, ये टावर का जो टॉप है, इसको जब हम किसी पॉइंट से देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है। ये आपका 90 डिग्री हो गया, और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब आप समझ रहे हो बेटा? ये लाइन ऑफ साइट है, टावर को आप देख रहे हो तो ये लाइन ऑफ साइट है, और ये नीचे बेस है, और बेस और लाइन ऑफ साइट के बीच में ही एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। आपको क्या निकालने के लिए दे रहा है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द टावर। टावर कहाँ है? टावर ये ए बी आपका टावर है, और किस पॉइंट से देख रहे हो? तो आप सी पॉइंट से देख रहे हो। तो आपको BC के बीच का डिस्टेंस निकालना है। बी से लेके सी तक आपको डिस्टेंस निकालना है, मतलब टावर से लेके उस पॉइंट तक के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो आप लेट कर लो, लेट द हाइट ऑफ टावर, लेट द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू ए बी, एंड बी सी इज द डिस्टेंस, एंड बी सी इज द डिस्टेंस, बी सी इज द डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड, बिटवीन टावर एंड द पॉइंट, एंड द पॉइंट जहां से आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। अब यहाँ पे जो आपका ट्रायंगल बन रहा है वो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? इन ट्रायंगल एबीसी। अगर मैं एबीसी ट्रायंगल की बात करूं बेटा, तो आपको निकालना क्या है? आप देखो ध्यान से, आपको बेस ही तो निकालना है। 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस का तो कोई रोल नहीं है, तो इसको तो हटा ही दो, इसको नेगलेक्ट कर दो। तो tan और cot का ही रिलेशन बनेगा, क्योंकि p और b tan और cot में ही होता है। तो सीधा डायरेक्ट आंख बंद करके आपको tan 30 डिग्री लेना है। कॉट लोगे तभी भी आंसर आ जाएगा। आपको हाइपोटेनस का काम नहीं है, तो साइन कॉस तो यहाँ पे आएगा नहीं। और टैन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, नाक के सामने ससुराल होता है, याद रखना, नाक के सामने ससुराल। तो 30 के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर, और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है बेटा? ए बी, और बेस कितना है? बी सी। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है? 100, और बी सी निकालना है। क्या ही क्वेश्चन है ये? बी सी इज इक्वल टू कितना हो गया? 100√3 मीटर। ठीक है, आया समझ में? मैं आपके लिए क्वेश्चन कोई और लेके आया था, बट वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, वो ध्यान रखना, उसको आप इरेज कर लेना वहां से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। द टॉप ऑफ द टू टावर ऑफ हाइट एक्स एंड वाई। दो टावर है, एक टावर एक्स है, एक टावर वाई है, स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। दोनों बराबर ग्राउंड पे खड़े हैं, मतलब एक टावर एक्स है और एक टावर वाई है। बराबर है ना दोनों? हाँ बच्चे बराबर है। नहीं है बराबर? चलो बराबर कर लेते, ये रहा, बराबर हो गए। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि अगर मैं इसको ए लेट कर लूं और इसको बी लेट कर लूं, ए बी, और एक टावर को मैं ले लेता हूं पी क्यू। ठीक है, दो टावर है, दो टावर बना दिए। बोल रहे दोनों बराबर ग्राउंड पे, बिल्कुल बराबर ग्राउंड पे बना दिए। बोल रहे एक एंगल जो है वो 30 डिग्री बना रहा है, और एक एंगल 60 डिग्री बना रहा है। कहाँ पे? रिस्पेक्टिवली एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट। इन दोनों का फीट, मतलब ये बी और ये जो क्यू है, बी क्यू के जो जोड़ने वाली जो लाइन है, इसके बिल्कुल सेंटर से, बीक्यू को जोड़ने वाली जो लाइन है, इसके बिल्कुल सेंटर से जब हम पी पॉइंट को देखते हैं, इसके बिल्कुल सेंटर से जब हम पी पॉइंट को देखते हैं, और इसी के बिल्कुल सेंटर से जब हम क्यू पॉइंट को, सॉरी ए पॉइंट को देखते हैं, ये जो सेंटर है उसको अगर मैं सी लेट कर लूं, तो बेटा कहने का मतलब ये है कि आपने दो टावर बना दिए, और उन दोनों टावर के फीट का जो डिस्टेंस था उसके बीच से, जब आप दोनों टावर के अपर पोर्शन को देखते हो, पहले टावर का अपर पोर्शन क्या है? पी, दूसरे वाले टावर का अपर पोर्शन क्या है? ए। जब आप इन दोनों को देखते हो, तो एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है, और एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है। यहां तक बातें समझ में आई आपको? एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है, एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है। तो आप लिख देना यहाँ पे, लेट ए बी एंड पी क्यू आर टू टावर, आर टू टावर। ठीक है, एंड बी क्यू इज द डिस्टेंस बिटवीन द टावर, एंड द सी पॉइंट इज बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ बोथ द टावर। मान लो बेटा ए बी को एक्स और पी क्यू को वाई। ठीक है, ए बी आपका एक्स है और पी क्यू क्या है? आपका वाई है। यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं? जब भी दो ट्रायंगल बने, आप ऐसे पेपर में लिखना, एक ट्रायंगल ए बी सी, और फिर यहाँ पे ऐसे लाइन दे देना। ठीक है, इसको डिवाइड कर देना, सेपरेट करके, फिर एक दूसरा ट्रायंगल लिख देना। दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है बेटा? पी क्यू सी। और यहाँ पे निकालना क्या है? बेस। इसका तो कोई रोल है नहीं, हाइपोटेनस का कोई रोल आपको दिख रहा है यहाँ पे? ना पूछा गया है ना गिवन है, तो उसको हटा दो। तो यहाँ पे जैसे ही हाइपोटेनस हटेगा, रिलेशन किसका लगता है बेटा? टैन का। तो एक जो एबीसी है उसमें 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री लिख देंगे। यहाँ पे 60 डिग्री है, तो यहाँ पे 60 डिग्री लिख देंगे। ठीक है,
बिल्कुल ऐसे मेथड से समझो, कभी नहीं भूलोगे बेटा, कभी नहीं भूलोगे। बड़े से बड़े क्वेश्चन को मैं इस मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाऊँगा और अगर आपने 1-2 बार अगर वीडियो को देख के प्रैक्टिस कर लिया, तो आप भी महारत हासिल कर लोगे। आपको भी कभी भी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी, कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो tan 30 डिग्री इज़ इक्वल टू कितना होगा? तो tan 30 डिग्री इज़ इक्वल टू होगा AB अपॉन में BC, बहुत बार बता चुका हूँ नाक के सामने। tan 60 अगर यहाँ से लेंगे तो कितना आएगा बेटा? PQ अपॉन में CQ, ठीक है? PQ अपॉन में CQ। tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। AB कितना है? X, BC हमें पता नहीं। यहाँ से tan 60 का वैल्यू निकालेंगे तो tan 60 का वैल्यू कितना आएगा बेटा? tan 60 का वैल्यू होता है √3 अपॉन में 1। PQ का वैल्यू कितना है? Y, CQ पता नहीं, तो ऐसे ही लिख दो। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो ज़रा, x की वैल्यू निकालो, x का वैल्यू कितना आएगा? x का वैल्यू आएगा BC अपॉन में √3। किया कि मैंने क्या? BC में 1 से मल्टीप्लाई किया, BC आया। अब x के साथ √3 मल्टीप्लाई कर देना, तो मल्टीप्लाई में होता है, दूसरी साइड जाके डिवाइड में होगा। यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालोगे, तो y की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हो CQ√3। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है x अपॉन में y निकालने का, तो आप x अपॉन में y निकालोगे। x की जगह पे x का वैल्यू रखोगे बच्चा और y की जगह पे y का वैल्यू रखोगे, CQ√3। इतनी सी बात समझ में आई आपको? अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा BC अपॉन में √3 इंटू 1 अपॉन में CQ√3। अब मुझे बताओ, BC और CQ आपस में इक्वल थे क्योंकि ये बराबर डिस्टेंस बीचों बीच का मैंने पॉइंट लिया था। तो ये दोनों आपस में बराबर थे, तो ये दोनों कट गए। आंसर कितना आ गया? 1 अपॉन में √3 और √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 3। इसी को हम लिखते हैं ऐसे, 1:3। समझ में आया? तो x और y के बीच का रेशियो कितना है? x और y के बीच का रेशियो है 1:3। 1:3। इसका मतलब जो मैंने फिगर बनाया था वो गलत है। एक जो होगा वो बड़ा होगा और एक जो होगा वो छोटा होगा। ये जो है वो बड़ा फिगर है और ये जो पहले वाला फिगर है ए बी जो है वो छोटा है। एक टावर बड़ा है, एक टावर छोटा। सिंपल सी बात आपको समझ में आई? यहाँ से रेशियो कैसे निकला समझ में आया? दोनों की वैल्यू निकाल के उसको अपॉन में रख दोगे, क्योंकि रेशियो दे रखा था तो रेशियो निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बेटा सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर सॉल्यूशन समझ में आ रहा है तो फटाफट वीडियो को पॉज़ करना है आपको, जाके लाइक करो, दोस्तों में शेयर कर दो और फिर आके वीडियो देखो और आराम से कॉपी पे एक-एक पॉइंट को नोट करके समझो और सॉल्व करते हुए चलो मेरे साथ, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 मीटर लाइट हाउस हाई लाइट हाउस इज लोकेटेड ऑन द सी शोर। सी शोर का मतलब क्या होता है? सी शोर का मतलब होता है समुद्र का तट, समुद्र के किनारे। एक 120 मीटर का 120 मीटर हाइट का 120 मीटर हाइट का एक लाइट हाउस है जो सी शोर पे है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाइट लाइट हाउस टू अ सीप ऑन द सी इज 45 डिग्री। अच्छा मान लो यहाँ पे सी है, ये समुंदर है और समुंदर में सी है और ये लाइट हाउस के ऊपर कोई इंसान बैठा हुआ है। कौन बैठा है हमें नहीं पता, बट ऊपर कोई तो बैठा है और वो ऊपर से इस नीचे ऑब्जेक्ट को देखता है। ठीक है, यहाँ पे आपका सिप है, ये वाला पोर्शन आप इरेज कर दो, ये यहाँ पे आपका सिप है। ये आपको ध्यान रखना है कि आपका सिप जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, आपका सिप कहाँ है? आपका सिप यहाँ पे है। अब ये जो बोल रखा है ना, क्या क्वेश्चन बोल रखा है? द लाइट हाउस एट द टॉप ऑफ द सी इज 45 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर से नीचे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए अभी जस्ट बताया था, यहाँ पे आपको क्या ड्रॉ करना पड़ता है? आपको एक बेस ड्रॉ करना पड़ता है। ये इमेजिनरी लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ता है, क्या दिखाने के लिए? एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखाने के लिए। और ये लाइन ऑफ साइट, वो ये जो लाइन ऑफ साइट है और लाइन ऑफ साइट और जो बेस है उसके बीच में कौन सा एंगल बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का बन रहा है बेटा? 45 डिग्री का बन रहा है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ लाइट हाउस टू द शिप इज एक्स मीटर, बोल रहे हैं कि ये लाइट हाउस का बेस है, ये लाइट हाउस का बेस है और लाइट हाउस के बेस से जो शिप का डिस्टेंस है ना वो एक्स मीटर है। मतलब इनके बीच का डिस्टेंस एक्स मीटर दे रखा है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है? एक्स मीटर दे रखा है। तो आपको बताना है इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब यही एक्स की आपको वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इसे ए बी सी लेट कर लूँ, ए बी जो है वो लाइट हाउस का हाइट है और बी से लेके सी पॉइंट जो है वो लाइट हाउस से लेके शिप के बीच का डिस्टेंस। यहाँ तक समझ में आया? अब ध्यान से देखो, ये जो ए और इसको मैं अगर पी लेट कर लूं तो ए पी और बी सी आपस में पैरेलल है। ध्यान से देखो, इसी के पैरेलल तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ए सी क्या है? एक तरीके का ट्रांसवर्सल। यहाँ पे लिख देता हूँ, ए पी पैरेलल है बी सी के
एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, पहला क्वेश्चन आया है डिप्रेशन का, इसीलिए आपको थोड़े प्यार से समझा रहा हूँ, तो समझ लो कंसेप्ट को। तो AC इज अ ट्रांसवर्सल, जब AP और BC जब आपस में पैरेलल हैं और AC ट्रांसवर्सल है, बेटा ये जो एंगल है ना वो इस वाले एंगल के इक्वल होता है। मतलब PAC इक्वल होगा ACB के, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लिखना पड़ेगा, चलो लिख देता हूँ। एंगल ACB के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर। समझ में आया आपको? कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। अब तो आसान क्वेश्चन बन गया, अब तो डिप्रेशन की कहानी खत्म। सीधा-सीधा यहाँ से देखो, इन ट्रायंगल ABC पे नज़र दौड़ाओ। ABC में एक एंगल पता है, एक साइड पता है, दूसरी साइड निकालनी है। थीटा के सामने वाला क्या होता है? थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और बेस निकालना है। किसका रिलेशन बनेगा? टैन का। तो टैन 45 का वैल्यू कितना होता है? टैन 45 का वैल्यू हो जाएगा AB अपॉन में BC। तो 1 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना है? 120 अपॉन में बी सी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे बच्चा तो बी सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 120 मीटर, और बी सी ही आपका एक्स है ना? बी सी कितना है? एक्स है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 120 मीटर। समझ में आ गया? शुरू में आप लिख देना कि ए बी इज अ हाइट ऑफ लाइट हाउस एंड बी सी इज अ डिस्टेंस फ्रॉम लाइट हाउस एंड द शिप। ये आप स्टार्टिंग में लिख देना और लास्ट में लिख देना वैल्यू ऑफ एक्स इज 120 मीटर, दैट्स इट। समझ में आया क्वेश्चन? एंगल ऑफ डिप्रेशन का भी क्वेश्चन आया ना बेटा, कुछ नहीं करना, डिप्रेशन को एलिवेशन बनाओ, डिप्रेशन वाले एंगल को नीचे लेके आओ। ये जो एंगल यहाँ पे 45 दिख रहा था, इसको कहाँ पे लेके आना है? नीचे लेके आना है, और नीचे लेके ट्रायंगल में आ जाओगे तो सारा किस्सा ही खत्म, वहां पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। ये दोनों क्वेश्चन को मैंने इसलिए रखा है, आपको ज़्यादा कुछ लिख के नहीं, डायरेक्ट बताता हूँ, क्योंकि ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू में। अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग कास्ट अ शैडो ऑफ 10 रूट 3। देखो ध्यान से, डायरेक्ट फिगर बनाओ और सॉल्व करो। ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है? बिल्डिंग की हाइट है ये 20 मीटर। बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 20 मीटर। अच्छा, शैडो कितने का बन रहा है? 10 रूट 3 का बन रहा है। कितने का बन रहा है? 10 रूट 3 मीटर का बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है सूरज का, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ये नीचे से ऊपर, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। फिर से समझाता हूँ। ये कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग 90 डिग्री पे है, 20 मीटर का कोई बिल्डिंग है, और उसका शैडो जो बन रहा है वो 10 रूट 3 बन रहा है। कितना बन रहा है बेटा? 10 रूट 3 मीटर उसका शैडो बन रहा है। कितना बन रहा है शैडो? 10 रूट 3 मीटर बन रहा है। तो आपसे एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ, कितना पूछ रहा है आपसे? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन निकालने के लिए, अब एंगल निकालना है तो एंगल को थीटा मान लो। तो अब पी और बी दे रखा है और एंगल पूछ रहा है, तो कुछ नहीं, tan का निकालो। tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 अपॉन में 10 रूट 3 हो जाएगा ना ये। tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 अपॉन में 10 रूट 3। बेटा यहाँ पे 20 नहीं होगा, यहाँ 10 होगा। 10 करो, यहाँ पे ना 10 होगा। ठीक है, ये मिस्टेक इतना सारा हो गया आज। ये 10 होगा, ये 10। तो ये 20 नहीं होगा, कितना होगा बेटा? ये 10 होगा। मैं इरेज कर देता हूँ, एक मिनट। ये यहाँ से इरेज कर लो और यहाँ से इरेज कर लो, ये 10 होगा। ठीक है, तो लिख लो, नोट कर लो उसको। ये 10 है, तो ये 10 हो गया और ये 10 हो गया। ठीक है, 20 नहीं होगा क्योंकि वहाँ से ना एंगल हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 1/√3। अब मुझे एक बात बताओ, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 को क्या लिख सकते हैं? tan 30 डिग्री। कितना लिख सकते हैं 1/√3 को? tan 30 डिग्री। और यहाँ से देखोगे तो tan बेटा tan के इक्वल है, तो थीटा भी तो दोनों का इक्वल होगा ना। अब कट मत कर देना, बहुत बच्चे क्या करते हैं, tan से tan काट दिया। अरे फटाफट, इंटेलिजेंट होते हैं ना वो, बहुत ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना बेटा पेपर में। तो एग्जामिनर अगर दिमाग लगाना स्टार्ट किया ना, फिर कहीं के नहीं रहोगे आप। तो tan से tan आपको काटना नहीं है, आपको कंपैरिजन करना है कि भैया tan, अगर tan यहाँ पे दोनों है तो एंगल तभी इक्वल होगा ना, वैल्यू तभी इक्वल होगा ना, दोनों का एंगल इक्वल होगा। इसका मतलब थीटा कितना डिग्री है? 30 डिग्री। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बस। क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ पोल फ्रॉम अ पॉइंट 50 मीटर अवे फ्रॉम द बेस। बोल रहा है एक पोल है, ध्यान से देखो। अब क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करते हैं। एक पोल है, आपको समझ में बिल्कुल आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं फास्ट कर रहा हूँ तो आपको समझ नहीं आएगा, आप बिल्कुल समझोगे, बहुत अच्छे तरीके से समझोगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ पोल फ्रॉम अ पॉइंट 50 मीटर अवे। ये जो पोल है ना, ये मान लो ये ए है, ये बी है, ये पोल है। क्या है बेटा? यहाँ पे पोल, एक्स वाई लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 मार्क्स में आता है। और ये मान लो सी पॉइंट है, ये 50 मीटर का, इनके बीच में कितने मीटर का डिस्टेंस है? 50 मीटर का डिस्टेंस है। ये पोल के बेस से 50 मीटर के डिस्टेंस पे है।
और कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन है बेटा 60 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का। हाइट ऑफ द पोल पूछ रहा है, मतलब एंगल दे रखा है, एंगल के सामने वाला साइड पूछ रहा है, मतलब परपेंडिकुलर पूछ रहा है, और बेस गिवन है। परपेंडिकुलर पूछ रहा है, बेस गिवन है, किसका रिलेशन, tan का रिलेशन। tan का रिलेशन tan थीटा होगा, थीटा यहाँ पे 60 है तो 60 लिखेंगे, तो tan 60 इज इक्वल टू थीटा के सामने क्या होता है पता ही है आपको, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan 60 का वैल्यू कितना, √3। ए बी निकालना है, बी सी कितना दे रखा है 50, ए बी का वैल्यू कितना हो गया 50 √3। ठीक है, बहुत बच्चों का कंसर्न ये होता है कि भैया रूट में ही आंसर लिख के आ जाएंगे। हाँ बेटा बिल्कुल लिख के आ जाओगे। अगर यहाँ पे रूट का वैल्यू नहीं दे रखा, अगर ऐसे दे देता ना कि √3 इज इक्वल टू 1.73 पुट करना है या 1.73 पुट करना है, 1.732, तब आप यहाँ पे ना 50 इंटू 1.732 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिखते, बट अगर ऐसा कुछ नहीं दे रखा तो रूट में ही आप आंसर लिखोगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। समझ में आ रहा है सब कुछ। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, इसलिए आपको ज़्यादा नोट नहीं करना। आप डायरेक्ट तरीका सीखो कैसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, अ टावर इज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द हिल। एक हिल है, यहाँ पे एक हिल है, और हिल के ऊपर क्या सिचुएटेड है बेटा, हिल के ऊपर एक टावर सिचुएटेड। ठीक है, बोल रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट 50 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द हिल। हिल का जो बेस है, हिल का बेस कहाँ है, ये हिल का बेस है, इससे 50 मीटर की डिस्टेंस पे, तो हिल के बेस से 50 मीटर की डिस्टेंस पे एक कोई पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। वहां से जब हम टावर के टॉप को देखते हैं, टावर के सबसे ऊपर वाले हिस्से को देखते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है बेटा 30 डिग्री। समझ में आया। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द हिल। बेटा देखो यहाँ पे हिल का टॉप कौन है, हिल तो यहीं पे खत्म हो जा रहा है इस वाले पॉइंट पे, तो हिल का टॉप ये है। अगर मैं हिल के टॉप की जगह पे ध्यान से देखना, अगर मैं बॉटम ऑफ टावर लिख दूं, तो बॉटम ऑफ टावर और हील ऑफ द टॉप, टावर तो ये है ना, ये ए बी आपका टावर है, और बी सी आपका क्या है, बी सी आपका हिल है। तो बेटा जो ए बी जो है वो टावर है, टावर का भी बेस तो वही है ना जो हिल का टॉप है, तो ये दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कोई बोल रहा है कि ये जो सी पॉइंट है या डी पॉइंट लेट कर लो, ए बी सी हो चुका है, तो डी पॉइंट से जब ये हील के टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ इलिवेशन 60 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है, नहीं जी 45 डिग्री बनता है। कितना बनता है यहाँ पे, 45 डिग्री बनता है। ठीक है, अभी आपको 45 का मैं केस भी समझाऊंगा कि आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो। लिख लो ना बेटा यहाँ पे, लेट द, लिखो जल्दी, लेट द हाइट ऑफ, अच्छा ये ऐसा नहीं है कि आप पेपर में नहीं लिखोगे बेटा, पेपर में लिखना, डायरेक्ट मत सॉल्व करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको आता होगा ये सॉल्व करने, बट आप डायरेक्ट नहीं करके आओगे, आप पेपर में बकायदा लिख के आओगे, नहीं तो मार्क्स आपको पूरे नहीं मिलेंगे। मार्क्स मिलेंगे तो सही, बट पूरे नहीं मिलेंगे, और पूरे अगर नहीं मिले फिर आपके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना। तो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पे, 90 डिग्री वाले ट्रायंगल देखो, हील और टावर तो राइट एंगल, हील और टावर तो परपेंडिकुलर है ही अर्थ पे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। कौन-कौन से टावर राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं बेटा, एसीडी, और एक ट्रायंगल है आपका इन ट्रायंगल, कौन सा ये, बीसीडी। आपको राइट एंगल ट्रायंगल ढूँढने हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ही आपको लिखने होते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से ही आप वैल्यू निकाल पाओगे। राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिगोनोमेट्री का हम अप्लाई करते हैं। अब ये बताओ, ये दोनों हाइपोटेनस है, क्या इनका कोई लेना देना है क्वेश्चन से, कोई मतलब ही नहीं है, ना गिवन है ना निकालना है। अब जब हाइपोटेनस हट गया तो आपको पता है tan का रिलेशन आएगा, तो दोनों तरफ tan लिख दो। एसीडी ट्रायंगल की अगर आप बात करोगे तो एसीडी में 30 डिग्री है तो आप tan 30 डिग्री लिख दोगे। बीसीडी में थीटा 45 है तो आप 45 लिख दोगे। बिल्कुल ये मेथड समझो, आप पेपर में इसी मेथड से करोगे, गलत बेटा बिल्कुल भी नहीं होगा, और पूरे के पूरे आपको मार्क्स मिलेंगे, और ये सबसे आसान तरीका है। अगर आपने पहले एक ट्रायंगल का निकाला, फिर दूसरे ट्रायंगल का निकाला, तो फिर आपको समझ नहीं आता कि किसकी वैल्यू किसमें पुट करनी है। यहाँ पे क्या है, ये सामने-सामने दिख रहा है, तो आपको दोनों ट्रायंगल लिख देना, फिर जैसे-जैसे गिवन है वैसे-वैसे ही वैल्यू पुट करनी है, अपने मन से कुछ नहीं करना, ठीक है? एक्स्ट्रा आपको दिमाग नहीं दौड़ाना। तो यहाँ पे tan 30 का अगर लिखोगे तो tan 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC अपॉन में कितना हो जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC अपॉन में CD। अब tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। AC कितना है हमें नहीं पता बेटा, लेकिन AC को हम AB प्लस BC तो लिख सकते हैं ना मेरे भाई, लिख सकते हैं, बताओ। और CD की वैल्यू कितनी है 50। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जरा करना, तो ये AB कितना आ जाएगा, ये √3 इंटू ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। समझ में आया। यहाँ से tan 45 इज इक्वल टू कितना है, tan 45 इज इक्वल टू होगा BC अपॉन में CD।
क्योंकि इस वाले में आपका परपेंडिकुलर है, बीसीडी ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर बीसी है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है बेटा, tan 45 इज इक्वल टू हो जाएगा बीसी अपॉन में सी डी। तो बीसी की वैल्यू हो जाएगा, बीसी का ऐसे ही लिख लेंगे, और ये सी डी का वैल्यू हो जाएगा 50 क्योंकि गिवन है। तो यहाँ से बीसी का वैल्यू कितना आ गया बेटा, यहाँ से बीसी का वैल्यू आ गया 50। अब ध्यान से देखो, यहाँ से अगर बीसी का वैल्यू अगर 50 पुट करोगे तो ये हो जाएगा √3 AB प्लस √3 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो बेटा ये हो जाएगा 50 √3, ठीक है, इज इक्वल टू 50। समझ में आया? अब हमें तो ए बी का वैल्यू निकालना है, तो ए बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 50 प्लस 50 √3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -50 √3, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये √3। यहाँ तक समझ में आया? अब इसको सॉल्व करने के तरीके क्या होते हैं? सॉल्व करने के तरीके होता है कि रूट से ना आपको हटाना पड़ेगा। रूट से किसको हटाना पड़ेगा? सॉरी, डिनोमिनेटर से आपको रूट को हटाना पड़ेगा। तो ए बी का यहाँ से वैल्यू कितना निकल के आएगा बेटा, ए बी का यहाँ से वैल्यू निकल के आएगा, और 50 कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस √3 अपॉन में √3, और वो डिनोमिनेटर से रूट को हटाना है तो रेशनलाइज कर दोगे, √3 इंटू √3। अब जब ए बी का वैल्यू निकालोगे ना, तो बेटा ये 50 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 50 √3, और माइनस ये 50 √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा बेटा, 150, क्योंकि 50 √3 में जब √3 को मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 53 या कितना होता है 150, और अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा 3। कॉमन निकालना चाहो तो यहाँ से कॉमन निकाल लो, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। ये अगर 50 कॉमन निकालोगे तो ये आ जाएगा √3 माइनस 3 अपॉन में, और यही आपका, समझ में आया? यही आपका क्या है, आंसर है। आप ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पे जो आंसर लिखा हुआ है ये भी सही है और ये भी सही, ठीक है। तो क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आए? आपको करना क्या है, दो ट्रायंगल से दो इक्वेशन बनाने, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। समझ में आ गया? चलो अब 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, ये क्वेश्चन देख के कुछ याद आ रहा है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जी हाँ बिल्कुल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन लाने का मतलब क्या है बेटा, ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए लेके आया हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंडिंग ऑन अ पेडेस्टल, बेटा पेडेस्टल का मतलब जानते हो आप में से कोई क्या होता है? पेडेस्टल का मतलब होता है सभा, है ना, कोई ऊंचा जगह जहाँ पे लोग बैठते हैं, ऊंचाई वाली जगह। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू, मतलब फिर से सेम फिगर अगर ड्रॉ करें, तो ये बेटा पेडेस्टल है, और पेडेस्टल के ऊपर ये कोई स्टैचू रखी हुई, समझ में आ गया? ये नीचे पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल है, ए बी एक पेडेस्टल है, और इसको अगर पी लेट कर ले तो पी बी जो, सॉरी, ए बी एक पेडेस्टल है और पी ए क्या है, आपका स्टैचू है। यहाँ पे लिख दो, लेट ए बी इज अ हाइट ऑफ पेडेस्टल, लिख लोगे आप, लेट ए बी इज अ हाइट ऑफ पेडेस्टल, ए बी किसका हाइट है, पेडेस्टल का, और आपका पी ए किसका हाइट है, पी ए इज अ हाइट ऑफ, किसका हाइट है ये आपका, ये किसका हाइट है, ये किसका हाइट है, ये स्टैचू का हाइट है, ये किसका हाइट है, ये स्टैचू का हाइट, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला था एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप को जब किसी पॉइंट से देखते हैं, स्टैचू के टॉप को जब किसी पॉइंट से देखते हैं, ठीक है, तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 60 डिग्री का एंगल बनता है, 60 डिग्री का। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से जब हम टॉप ऑफ द पेडेस्टल को देखते हैं, बेटा टॉप ऑफ द पेडेस्टल बोले या बेस ऑफ द स्टैचू बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम होता है। क्या आपको नहीं लग रहा है सेम टू सेम फिगर हो गया, बस एंगल चेंज हो गया और कहानी चेंज हो गई। पेडेस्टल की हाइट कितनी थी, सॉरी स्टैचू की हाइट कितनी थी, 1.6, स्टैचू क्या है हमारा, पीए, पीए कितना दे रखा है, 1.6। अब ध्यान से देखो, निकालना क्या है, पेडेस्टल का हाइट निकालना है, मतलब ए बी निकालना है। अब यहाँ पे भी दो ट्रायंगल बन रहे हैं, कौन से ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी बी, और इसको नाम दे दो डी, तो पी बी डी, और एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये ए बी डी। जाहिर सी बात है, पीबीडी ट्रायंगल जब आप लिखोगे पीबीडी में, तो यहाँ पे भी इसका कोई मतलब नहीं है और इसका कोई मतलब नहीं है, हाइपोटेनस का कोई सेंस ही नहीं बनता। और जब हाइपोटेनस का सेंस नहीं बनता तो किसका रिलेशन लगता है बेटा, टैन का। तो बड़े वाले ट्रायंगल में देखोगे तो एंगल कितना है, 60 है, तो टैन 60 का रिलेशन बैठाओगे। एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, और बड़े वाले ट्रायंगल में देखोगे तो पीबी परपेंडिकुलर है, और बीडी जो है वो आपका बेस है। टैन 60 का वैल्यू कितना होता है बेटा, √3, अरे वैल्यू याद है ना। और पीबी अगर आप पुट करोगे तो पीबी को आप क्या लिख सकते हो, पी ए प्लस ए बी लिख सकते हो, ध्यान से देखो, पी ए प्लस ए बी लिख सकते हो, अपॉन में बी डी लिख सकते हो।
मुझे बताओ समझ में आ रहा है? अब अगर एबीडी ट्रायंगल को देखो बेटा, आराम-आराम से समझो इनको, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, एक-एक चीज़ें समझनी है। तो ये tan 45 हो जाएगा, tan 45 इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा? AB अपॉन में AB अपॉन में BD, AB अपॉन में BD। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1। AB कितना है? AB हमें पता नहीं है। BD कितना है? हमें पता नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि जब भी 45 का केस आता है, जब भी 45 का केस आता है तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में बराबर हो जाते हैं। जब भी 45 डिग्री का केस आता है तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो AB किसके इक्वल है? BD के। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? AB का ही तो वैल्यू निकालना है, तो आप एक काम कर लो ना, इसको ऐसे लिख सकते हो आप। PA की जगह पे क्या लिख सकते हो? 1.6 प्लस AB इज इक्वल टू BD√3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम इतना तो लिख सकते हैं। अब BD AB के बराबर है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? 1.6 प्लस AB इज इक्वल टू AB√3। बताओ मुझे, लिख सकते हो ऐसा? अब अगर आप AB को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? 1.6 इज इक्वल टू AB√3 माइनस AB आएगा, ध्यान से समझो। अब जब यहाँ से वैल्यू आप निकालोगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 1.6। AB दोनों में कॉमन है, तो AB को कॉमन निकालोगे तो कितना आएगा? √3 माइनस 1। समझ में आ रहा है? बेटा AB का वैल्यू कितना आ जाएगा? AB का वैल्यू आ जाएगा 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। आपको पता है डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता, तो आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे वो बोलेंगे ए बी √3 और ए बी था, इसको इधर उधर कैसे लिख दिया? ये ए बी लेफ्ट हैंड, सॉरी, ये वाला पोर्शन राइट हैंड साइड में था, इसको लेफ्ट हैंड साइड में क्यों लाया? बेटा दोनों अगर बराबर हैं तो आप लेफ्ट राइट लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब रेशनलाइज करोगे ना, यहाँ पे साइड में कर दूं रेशनलाइज, यहाँ पे जगह खाली है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर रेशनलाइज करोगे तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 माइनस 1। और ये जो फ़ॉर्मूला बनता है ना बेटा, ध्यान से देखो, अगर पढ़ रखे हो तो ठीक है, नहीं पढ़ रखे तो समझ लो। ये ए है और ये बी है, ये दोनों सेम सेम है, तो एक को ए, एक को बी लेट कर लिया। यहाँ पे ए माइनस बी है और यहाँ पे ए प्लस बी है, और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा ये हो जाएगा, लिख लो, लिख लो, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। तो 1.6 इंटू √3 माइनस 1, और ये √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 में से 1 जाएगा 2 होगा, इतना तो आप समझोगे यार, है ना? पेपर है तो इतना तो आपको पता होगा कि माइनस करके क्या होगा। तो आंसर कितना आ गया आपका? 0.8 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, यही आपका आंसर है। समझ में आया? तो यही आपका क्या है बेटा? आंसर है। ठीक है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। कोई दिक्कत हो? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये ध्यान रखना आपको, समझ में आना चाहिए बस। ठीक है? कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है कहीं पे? 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड। यहाँ पे √3 प्लस 1 था ना ऊपर न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे प्लस होगा, आंसर होगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1। ठीक है? आया समझ में? वो प्लस माइनस यहाँ पे प्लस लिखा हुआ था, बट यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया था, वो करेक्ट कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द टॉप ऑफ द टू पोल ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 40 मीटर। दो पोल हैं, एक की हाइट 20 है, एक की हाइट 14 है। मतलब जाहिर सी बात है बेटा, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, लेकिन दोनों पोल तो जमीन पे ही होंगे, तो बेस लाइन दोनों का ये है। इन दोनों को मैंने मिला दिया एक लाइन से। समझो ध्यान से, पी क्यू एक पोल लेट कर लिया और एक पोल मैंने मान लिया ए बी एक पोल है, ठीक है। और इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है वो क्यू बी है। बोल रहा है इफ द वायर मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। कौन से वायर की बात कर रहा है बेटा? बोल रहा है कि इसके टॉप से ना, इसके टॉप से इसके टॉप को मिला दिया जाता है, इसके टॉप को इसके टॉप से मिला दिया जाता है, तो वहां पे 30 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो बेटा ये जो क्यूबी है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस नीचे होगा, क्या सेम डिस्टेंस यहाँ पे होगा? बताओ मुझे। अगर दो दीवार है आपके रूम में जहां से आप अभी क्लास ले रहे हो या पढ़ रहे होगे, उन दोनों दीवार के बीच की हाइट तो बराबर होती है ना बेटा। ऐसा थोड़ी होता है एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, ऐसा नहीं होता ना। दोनों दीवार की तो हाइट बराबर होती है ना, तो ये जो दोनों होंगे वो बराबर होंगे। आप रेक्टेंगल समझ लो, रेक्टेंगल के आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं, तो क्यूबी जो बराबर होगा, अगर मैं इस वाले को अगर सी लेट कर लूं, तो क्यूबी किसके बराबर होगा? तो आपको समझ में आएगा भैया, क्यूबी जो होगा वो सी ए के बराबर होगा।
अब इन दोनों जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना सीए और इसके और ये जो जिससे इन दोनों दोनों पोल्स को जोड़ा गया है, उन दोनों के बीच के जो वायर हैं, उसके बीच का एंगल कितना है? एंगल 30 डिग्री है। फिर से समझो, दो पोल है, एक की हाइट 20 है, ये बड़ा वाला 20 का है, ये छोटा वाला 14 का है। इन दोनों के टॉप को जोड़ा जाता है एक तार से और वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल लाइन से। हॉरिजॉन्टल लाइन को, जो बेस को मिलाने लाइन है, उसके पैरेलल वाले लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो लेंथ ऑफ द वायर निकालना है, मतलब आप समझ रहे हो क्या निकालना है? क्या निकालना है ये? लेंथ ऑफ द वायर, पीए की वैल्यू निकालनी है। लेट पी क्यू एंड ए बी इज टू पोल, टू पोल, QB इज अ डिस्टेंस बिटवीन देम, QB इज अ डिस्टेंस बिटवीन देम। आपको नोट करना है QB क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, और QB इज अ डिस्टेंस बिटवीन देम तो नोट करना ही है। उसके साथ साथ आपको ये भी नोट करना है कि PA इज द लेंथ ऑफ वायर। क्या लिखोगे? PA इज द लेंथ ऑफ वायर। PA किसका लेंथ है? PA वायर का लेंथ है जिससे इनको कनेक्ट किया गया है। अब यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है ना, आपको लेंथ ऑफ द वायर ही तो निकालना है बेटा। तो लेंथ ऑफ द वायर निकालने के लिए अभी एक बात बताओ, ये पूरा 20 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 14 है। ये 14 है, तो बेटा ये ऊपर वाला हाइट कितना हो जाएगा? तो यहाँ से लेके यहाँ तक 6 हो जाएगा। समझ में आया? अब ध्यान से देखो, पीसी गिवन है और लेंथ ऑफ द वायर निकालना है, मतलब पीए निकालना है। पीसी गिवन है, पीए निकालना है, एंगल दे रखा है। इन ट्रायंगल अगर मैं पीसीए की बात करूं तो बेटा पीसी गिवन है, ध्यान से देखना, शुरू शुरू से समझाता हूं। पीसी गिवन है, अच्छा, पीए निकालना है, और एंगल के जो सामने वाला होता है वो परपेंडिकुलर होता है, मतलब परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस निकालना है। किसका रिलेशन? साइन का। आंख बंद करके साइन का। कौसे का भी लगा सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लगा सकते हो, आप कौसे का भी लगा सकते हो। तो साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? पीसी अपॉन में पीए। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। पीसी कितना दे रखा है? 6। पीए कितना दे रखा है? पता नहीं। तो पीए का वैल्यू कितना हो जाएगा? पीए का वैल्यू हो जाएगा 6√3। समझ में आया? अब यहाँ से आप ना पाइथागोरस थ्योरम से भी सीए का वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि सीए भी तो आपको निकालना पड़ेगा ना। यहाँ पे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल। डिस्टेंस बिटवीन टू पोल, चाहे आप सीए निकालो या क्यूबी निकालो, दोनों बराबर है। दोनों बराबर है ना सर? बराबर। समझ में आ रहा है? दोनों के दोनों बराबर हैं। तो सीए और क्यूबी दोनों आपस में क्या है? दोनों आपस में बराबर हैं। तो सीए के अगर लेंथ आप निकाल लोगे तो क्यूबी का लेंथ निकाल लोगे। तो क्यों ना हम हाइपोटेनस के हाइपोटेनस को छोड़ के ट्रिगो के तरीके से निकालते हैं इसको। तो इन ट्रायंगल पीसी अगर लेंगे तो बेटा पीसी भी आपको पता है और पीए भी पता है, और सीए निकालना है। तो आप चाहे आप टेन से निकाल लो, चाहे आप कॉस से निकाल लो। मैं इस केस में टेन से निकाल के बताता हूँ, आप कॉस से निकालोगे सेम आंसर आ जाएगा। तो टेन 30 इक्वल टू क्या लिखोगे? थीटा के सामने नजर दौड़ाना है, अपने मन से परपेंडिकुलर बेस डिसाइड नहीं करना। थीटा के सामने क्या दौड़ाना है? नजर, कुछ और मत दौड़ाने लग जाना। तो पीसी कितना है? 6 है। ठीक है, पीसी कितना है बेटा? 6 है, और ये आ गया सीए। पीसी कितना है? 6 है। पीसी कितना है? 6 है। पीसी कितना है? 6 है। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। तो भाई पीसी गिवन है, पीसी क्या है? गिवन है, और पीए निकालना है। तो गिवन पीसी है और पीए निकालना है थीटा के सामने परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस निकालना है। क्या निकालना है? हाइपोटेनस अगर निकालना है, परपेंडिकुलर गिवन है, किसका रिलेशन लगेगा? आंख बंद करके साइन का रिलेशन। क्या कॉसे का रिलेशन लगा सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल लगा सकते हो, आजाद हो आप इसके लिए, लगा सकते हो। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। पीसी का वैल्यू कितना है? 6, और सीए का वैल्यू गिवन नहीं है। सीए का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया? सीए का वैल्यू, सीए का वैल्यू नहीं जी सर, पीए का वैल्यू, पीए 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 है ना हमारा हाइपोटेनस। तो पीए कितना आ जाएगा? 6 2 जा 12। पीए कितना आ जाएगा? 6 2 जा 12 आ जाएगा। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या निकालना था? लेंथ ऑफ द वायर तो हमने निकाल लिया पीए, बट हमें बिटवीन टू पोल भी तो निकालना था। अब ये जो सीए का जो लेंथ होगा, डिस्टेंस होगा, वही तो क्यूबी का डिस्टेंस होगा। जो सीए का डिस्टेंस वही क्यूबी का डिस्टेंस, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होंगे सर।
क्या होंगे दोनों आपस में? बराबर होंगे। तो सी और क्यूबी भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसे निकालने का एक तरीका तो ये है, पाइथागोरस चच्चा को याद करो। किसको याद करना है? पाइथागोरस चच्चा को, रेस्ट इन पीस जो हो गए हैं, उनको याद करो और पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। दूसरा तरीका ये है बेटा कि आप ट्रिगो का यूज़ कर लो ना, क्यों इतना टेंशन लेना है? ट्रिगो का यूज़ कर लो। अब ट्रिगो में दोनों रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, टैन भी कर सकते हैं, कॉस भी कर सकते हैं, क्योंकि हाइट पता है और बेस पूछ रहा है, पी पता है, बी पूछ रहा है। मैं कॉ टैन का यूज़ करके बताता हूँ, आप कॉस का यूज़ कर लेना, कोई दिक्कत? तो टैन 30 का अगर वैल्यू हम यहाँ से डिसाइड करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा? पीसी आ जाएगा। पीक्यू क्या क्यों याद आ रहा है मुझे? पीसी अपॉन में कितना हो जाएगा? सी, है ना? गलत-गलत चीज़ें याद आ रही है। 1 अपॉन में √3, पीसी का वैल्यू कितना दे रखा है? 6 और सीए कितना दे रखा है मेरे भाई? सीए ही तो निकालना है और सीए कितना हो गया? 6, थोड़ा बड़ा लिखते हैं इसको, 6√3 मीटर, है ना? 6√3 मीटर। आ गया आंसर? अरे आया समझ में कुछ? समझ में आ रहा है ना सब कुछ? है ना? क्या है? रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएँगे और देखो यहाँ पे आंसर भी निकल गया। गाड़ी भी भगाएँगे आज और आंसर भी निकालेंगे। सभी क्वेश्चन के आंसर निकालेंगे गाड़ी भगाते-भगाते। ठीक है? भगाना तो पड़ेगा ना गाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं चलो। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। समझो, प्यार से समझो। A person is standing on the top of the tower and observe two sheep sailing in the sea. बोल रहा है एक इंसान है कोई आपके जैसा, बिल्कुल आप ही हो, समझ लो आप ही हो। पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, वो इंसान यहाँ पे बैठा हुआ है। अरे आप ही बैठे हुए, वो इंसान आप ही हो भाई, है ना? आप ही हो, आपके बारे में ही बात हो रहा है कि आप कहाँ पे बैठे हुए हो? आप टावर पे बैठे हुए हो, ठीक है? एंड ऑब्जर्व टू शीप सेलिंग इन द सी, और वो ऑब्जर्व करता है कि भैया 2 शीप घूम रहे हैं कहीं पे यहाँ पे। ये 2 शीप यहाँ पे घूम रहे हैं, एक शीप यहाँ पे है और एक शीप यहाँ पे है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शीप, अब जब ऊपर से आप देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही तो बनेगा। अरे कोई आप में से वो तो नहीं है ना जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना दे? भैया एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो पहले इंट्रोडक्शन देख के आओ जाके, फिर सॉल्व करना, ठीक है? तो ये आपका बेसलाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, कुछ गंदा सा ड्रॉ हो गया ना, इसको अभी इरेज करते हैं। बहुत गंदा ड्रॉ हो गया ये, है ना? माना कि ड्राइंग इतना भी गंदा नहीं होना चाहिए। एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये बन गया परफेक्ट लाइन, ठीक है? अब क्वेश्चन क्या बोल रखा है? एक जो बन रहा है ना एंगल, वो 30 डिग्री बन रहा है, एक 45। अब मैं कैसे डिसाइड करूँ कि कौन 30 है, कौन 45 है? सीप तो मैंने डिसाइड कर दिया कि बेटा ये ए सीप है, ये बी पॉइंट है, 2 सीप है। ए और बी 2 सीप है और आप जो बैठे हुए हो ना, वो सी पॉइंट पे बैठे हुए हो, टावर पे, और टावर का जो बेस है वो डी है। समझ में आया? अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बताने के लिए आपको एक बेस लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। ये बात मैंने बहुत पहले बताया, काफ़ी लंबा बेस लाइन हो गया ये। अब ये जो बेस लाइन होता है ना और लाइन ऑफ साइट होता है, इसके बीच में एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो एक तो ये बन गया एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये बड़ा वाला बन गया। अब ध्यान से देखो, बेटा एक चीज़ आपको समझाता हूँ। आप ये ट्रायंगल 90 डिग्री का है, आप ट्रायंगल के जितने नज़दीक जाओगे ना, मान लो आप पहले यहाँ पे हो, आप यहाँ पे जाओगे, फिर यहाँ पे जाओगे, आप जितना करीब जाओगे ना उसके, उतना एंगल बड़ा बनेगा, है ना? करीब जाना है आपको बिल्कुल भी, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल करीब तक जाना है। जितना करीब जाओगे, एंगल उतना बड़ा बनेगा, जितना दूर जाओगे, एंगल उतना छोटा बनेगा। आप एक बात बताओ, ये जो पहला वाला जो एंगल है ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है, अगर मैं अल्टरनेट इंटीरियर देखूँ तो ये एंगल यहाँ पे बनेगा। मतलब ये एंगल तो दूर बन रहा है 90 डिग्री से, तो इसको आप 30 लिख दो। समझ में आया लिखने का तरीका? कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको। ये तरीका कोई नहीं बताएगा बेटा, कोई नहीं बताएगा, सीरियसली बता रहा हूँ आपको। जो आपको बता रहा हूँ ना, ये ध्यान से सुन लो, समझ लो, अच्छे तरीके से लिख लो कि अगर ये 30 डिग्री है और 45, हम कैसे डिसाइड करेंगे? हमें पता ही नहीं है कैसे डिसाइड करेंगे। आप डिसाइड करोगे नीचे वाले एंगल को देख के कि अगर इसे मैं अगर 30 डिग्री लेता ना बड़ा वाला, तो ये 30 डिग्री बनता है ये वाला एंगल। अगर ये 30 डिग्री बन रहा है तो बेटा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जितना आप नज़दीक जाओगे ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल के, उतना एंगल जो होता है 90 डिग्री के जितना पास जाओगे बड़ा होते ज बनेगा, एंगल बड़ा होते जाएगा। समझ में आया? तो ये 30 तो ये 30 और बड़ा एंगल अगर ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा? ये भी 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ये बात समझ में आया? अरे दिमाग में गया?
दिमाग में गया ना? उसको बस छाप लो वहाँ पे दिमाग में, ज़ेरॉक्स कॉपी निकलवाओ और बिल्कुल वहाँ पे टेप लो अच्छे तरीके से कि किसको एंगल 30 और किसको 40 डिसाइड करना है। 60-45 होता तो कैसे डिसाइड करते? अगर 60-45 होता तो ये 30-45 हो जाता और 45-60 हो जाता। समझ में आया? इफ द सीप आर 200 मीटर अपार्ट, दो सीप के बीच का डिस्टेंस, एक सीप ए है एक सीप बी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर दोनों के बीच में डिस्टेंस है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, सी डी निकालना है। अब समझ में आ गया होगा, फिर से वहां पे आता हूँ, आप लिख लेना ना, ए एंड बी आर टू सीप, सी डी द डिस्टेंस, सी डी द हाइट ऑफ टावर वगैरह, आप लिख लेना ये सब चीजें। ठीक है, मैं थोड़ा-सा इस ट्रायंगल को इरेज़ करता हूँ और उसके बाद में आपको समझाता हूँ। यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं बेटा, 2 ट्रायंगल कौन-कौन से बन रहे हैं जल्दी बताओ? 2 ट्रायंगल आपके बन रहे हैं, एक ट्रायंगल आपका बन रहा है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल को देखना होता है ना, तो एक ट्रायंगल बन रहा है आपका सीडीए और एक ट्रायंगल बन रहा है सीडीबी, ठीक है? 9 क्वेश्चन पे बेटा आ गए हैं, 5 क्वेश्चन और बाकी है, तो आपको चिंता नहीं करना है, आपको सॉल्व करते हुए चलो मेरे साथ। इन ट्रायंगल सीडीए और इन ट्रायंगल सीडीबी, अब बताओ tan 45 सीडीए में है, tan 45 के केस में क्या बताया था? ये दोनों बराबर होंगे, ये और ये बराबर होंगे। मैं डायरेक्ट तो नहीं लिख सकता, बट आपको बता दे रहा हूँ कि ठीक है? आप लेकिन पेपर में पूरा लिखोगे कि tan 65 45 इज इक्वल टू सी डी अपॉन में डी ए, tan 45 की वैल्यू 1 पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सी डी इज इक्वल टू डी ए होगा। समझ आ रहा है या नहीं? आ रहा होगा समझ में, ठीक है? अब सी डी भी देखेंगे ना, सी डी बी ट्रायंगल में, तो यहाँ पे tan 30 डिग्री बन रहा है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा? तो tan 30 डिग्री का वैल्यू आएगा सी डी अपॉन में डी बी, सी डी अपॉन में डी बी, ठीक है? आराम से बैठ के देखना है, वीडियो को देखते रहो और कॉपी पे नोट करते रहो, ऐसा नहीं है सिर्फ वीडियो देखते रहो, है ना? तो सीडी का वैल्यू कितना है? सीडी का वैल्यू, सीडी का वैल्यू, सीडी का वैल्यू तो गिवन ही नहीं है ना यार। डीबी का वैल्यू कितना देख सकते हैं? डीबी को हम, एक बात बताओ मुझे, डीबी को डीए प्लस 200 लिख सकते हैं? मुझे बात बताओ, लिख सकते हैं नहीं? आप बस इतना बता दो, आप बस बोल दो नहीं लिख सकते, अभी कभी मैं इरेज कर दूंगा। बताओ आप, इतने तो बड़े गधे तो हो नहीं आप, जो आपको पता नहीं होगा कि डीबी डीए प्लस ए बी होगा, ये साफ साफ दिख रहा है। अंधे को भी दिख जाएगा, कोरिया का बच्चा जो होगा वो भी बता देगा कि डीबी जो होगा वो डीए प्लस ए बी होगा। अब यहाँ से जब आप सॉल्यूशन करोगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी ए प्लस 200 इज इक्वल टू सी डी रूट थ्री। अरे होगा कि नहीं होगा? तो इसको आप लिख सकते हो सी डी रूट थ्री इज इक्वल टू 200 प्लस डी ए। अरे कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत उक्कत तो ना है ना? तो ये सी डी रूट थ्री हो जाएगा। अच्छा, डी ए जो है वो सी डी के बराबर है। अरे डी ए सी डी के बराबर था, तो डी ए अगर सी डी के बराबर है बच्चों, तो डी ए की जगह पे अगर सी डी लिख देंगे तो सी डी इधर आएगा तो माइनस सी डी हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना बचेगा? 200। तो सी डी ही तो हमें निकालना है। सी डी क्यों निकाल रहा हूं मैं? सभी इक्वेशन को सी डी के फॉर्म में क्यों लाया? क्योंकि हमें वैल्यू तो सी डी का ही निकालना है। तो ये हो जाएगा रूट थ्री माइनस वन इज इक्वल टू 200। इसके बाद तो आप जानते ही हो कि क्या करना है हमें, हमें करना है सर जी रेशनलाइज, है ना? तो ये रूट थ्री प्लस वन, रूट थ्री प्लस वन जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा सी डी इज इक्वल टू 200 इंटू रूट थ्री प्लस वन। पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थ्री माइनस वन कितना होता है? टू, और टू से कटोगे तो कितना आएगा? काटना तो पड़ेगा बेटा, बिना काटे कुछ नहीं हो सकता। पढ़ोगे भी नहीं बिना काटे, तो आप कटना जरूरी है। तो कितना होगा सी डी का वैल्यू? 100 इंटू रूट थ्री प्लस वन, और मीटर है ना, मीटर लगा दो। समझ में आया सब कुछ? आ रहा है समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा बने रहो ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन तक, हर एक टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है? और आपको नोट करते हुए चलना और प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखो, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बैलून वाला क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन बोल रहा है बॉय हुज आई लेवल इज 1.3 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक लड़का है जिसका आई लेवल कितना है? 1.35 मीटर का ग्राउंड से, मतलब ये जो लड़का है ना वो 1.35 मीटर का है, काफी छोटा बच्चा है। स्पॉट अ बैलून मूविंग विथ अ विंड। पहले देखता है तो बैलून यहाँ पे रहता है, पहले देखता है तो बैलून यहाँ पे होता है, फिर बाद में दोबारा देखता है तो बैलून उड़ के यहाँ पहुंच जाता है। बस इस क्वेश्चन में यही समझना, पहले देखता है तो बैलून ई पॉइंट पे होता है, बाद में देखता है तो बैलून डी पॉइंट पे हो जाता है, और बैलून उसी हाइट पे उड़ रहा है। क्वेश्चन की आपको मीनिंग बता रहा हूँ, बैलून सेम हाइट पे उड़ रहा है, पहले ई पॉइंट पे था अब डी पॉइंट पे पहुंच गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून, पहले जब वो बैलून को देखता है ना तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। कितने का बनता है? 60 डिग्री का। ये वाला जो एंगल है ना, ये बड़ा वाला,
ये 60 डिग्री का एंगल बनता है। और जब वो छोटे वाला जब जब बाद में 12 सेकंड बाद देखता है, कितने सेकंड बाद देख रहा है? गौर करना है यहाँ पे, 12 सेकंड बाद देख रहा है। तो 12 सेकंड बाद दिखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री कम हो जाता है। अभी बताया था ना, जितना दूर जाओगे उतना एंगल कम होते जाएगा। तो दूर चला गया ना, पहले लड़के से जो बैलून का हाइट था वो नज़दीक था, अब दूर चला गया। लड़का वहीं पे है, बैलून मूव कर रहा है। बैलून कितने मिनट में मूव, कितने सेकंड में मूव किया है? 12 सेकंड में मूव किया है। तो बैलून बेटा 12 सेकंड में ना ये जी पॉइंट से लेके एच पॉइंट तक चला गया है। कितने सेकंड में गया है? 12 सेकंड में गया। और विंड की स्पीड कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड। तो बेटा अगर मुझे जीएच का डिस्टेंस निकालना हो, समझो कि जी पॉइंट पे यहाँ पे बैलून था और बैलून पहुंच गया एच पॉइंट पे। जी पॉइंट पे बैलून था, एच पॉइंट पे बैलून पहुंच गया, मतलब ई पॉइंट पे था, डी पॉइंट पे पहुंच गया। सेम ही है दोनों। इन दोनों पॉइंट पे पहुंच गया और 12 सेकंड में पहुंचा है। कितने सेकंड में पहुंचा है? 12 सेकंड में। और 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बैलून उड़ रहा है। तो आप एक बात बताओ, आप 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप जा रहे हो कहीं, 12 सेकंड में आप पहुंच रहे हो, तो टोटल डिस्टेंस कितना आपने कवर किया? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है फॉर्मूला? स्पीड इनटू टाइम। तो बैलून कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो 12 सेकंड इंटू 3 टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 36 मीटर। सर तो ये तो हमें पता चल गया कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 36 है। समझ में आया कैसे पता चला? विंड के स्पीड से। बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है, पेपर के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, जिसको अल्टीमेट बोल सकते हैं। अभी तक के क्वेश्चन में ये एक अल्टीमेट क्वेश्चन दिखा जो पेपर में आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको क्या क्या है कि बैलून है, यहाँ से उड़ के वहां पहुंच गया। अब ये जो आपको क्या निकालना है? हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब आपको ना नीचे ग्राउंड से निकालना है हाइट। तो अभी एक बात बताओ, आपको ग्राउंड से हाइट निकालने की जरूरत क्या है? आप या तो डीसी निकाल लो, ध्यान से देखो, या तो आप डीसी निकाल लो या तो आप ईबी निकाल लो। डीसी और ईबी दोनों बराबर है। और वो जो ईबी आएगा उसमें अगर आप बीजी जोड़ दोगे, मतलब ये लड़के की हाइट जोड़ दोगे या सीएच जोड़ दोगे लड़की की हाइट, तो ग्राउंड से बैलून का डिस्टेंस निकल जाएगा, क्योंकि लड़का यहीं से तो देख रहा है, इतने हाइट से तो वो देख ही रहा है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। तो यहाँ पे ना दो ट्रायंगल बन रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आप उस पे ध्यान देना। इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन रहा है। एक बन रहा है आपका ई बी ए, इन ट्रायंगल ई बी ए। और एक ट्रायंगल जो आपका बन रहा है ना बेटा, वो बन रहा है डी सी ए। अगर आप ईबीए ट्रायंगल को देखोगे ना, तो वहां पे भी टेन, यहाँ पे भी टेन। टेन के पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है, हाइपोटेनस का कोई रोल नहीं है। हाइपोटेनस का रोल खत्म, मतलब कौन सा एंगल? टेन। कौन सा रेशियो? टेन। और एंगल कितना है? तो ईबीए में कौन सा एंगल है? 60। और डीसीए में कौन सा एंगल है? 30। तो टेन 60 का वैल्यू कितना होता है? तो आप बोलोगे भैया टेन 60 का वैल्यू होगा ईबी अपॉन में, ईबी अपॉन में क्या लिख दूं मैं? ए बी लिख दूं? अरे ए बी ही तो लिखेंगे। टेन 60 इज इक्वल टू कितना होता है? इतनी सी बात आपको समझ नहीं आता? टेन ई बी अपॉन में कितना हो जाएगा? ए बी। फिर से सेम चीज रिपीट कर दूं? कुछ तो हमें अलग करना पड़ेगा। तो ई बी अपॉन में ए बी, चलो ए लिख देता हूँ, ई बी अपॉन में ए बी। तो ई बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? ए बी रूट थ्री। मानते हो आप ये बात? अरे मानते हो या नहीं? मानना पड़ेगा बेटा। तो टेन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? टेन 30 का वैल्यू हो जाएगा डी सी अपॉन में क्या लिख सकते हो आप? डी सी अपॉन में ए सी लिख सकते हो, जल्दी बताओ। टेन 30 का वैल्यू कितना होता है? वन बाई रूट थ्री। वन बाई रूट थ्री होता है। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, ये जो डीसी है, डीसी को हम डीसी लिख सकते हैं, लेकिन मेरे भाई ए बी को, सॉरी ए सी को हम ए बी प्लस बी सी भी तो लिख सकते हैं। तो ए बी प्लस, बताना मत किसी को, बस लिख सकते हैं ना? अपने तक ही रखना है आपको, किसी को नहीं बताना कि हम लिख सकते हैं। बस आपको खुद ही समझ के खुद ही याद रख लेना है बस कि ए बी प्लस क्या लिखना है बेटा? तो ए बी प्लस बी सी लिखना है। क्या लिखना है? ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी लिखना है। और बी सी की वैल्यू कितनी है? 36। अभी तो हमने निकाला था, बस कुछ नहीं है। ये जो ई बी का जो यहाँ से वैल्यू निकाला है ना, ये जो आपने वैल्यू निकाला है, ये इसको यहाँ पे पुट कर दो, और कुछ नहीं करना। किसका वैल्यू पुट करें? ए बी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा ना हमें। ए बी का वैल्यू क्यों पुट करना पड़ेगा, आप बता सकते हो मुझे? ए बी का वैल्यू इसलिए पुट करना पड़ेगा, ए बी का जगह वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई बी अपॉन में रूट थ्री। अब यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे ना बेटा, तो ये आएगा, अगर इसको मैं पुट कर दूं तो रूट थ्री डी सी इज इक्वल टू, ए बी की जगह पे पुट कर देंगे तो आ जाएगा ई बी अपॉन में रूट थ्री प्लस 36। देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, तरीका सीखो आप मेरे से, ठीक है? आपको तरीका ही सीखना है बस।
ये जो डीसी है ना, ये जो डीसी है वो ईबी के बराबर है, तो ये आप ईबी लिखो या डीसी लिखो, क्या ही फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे पड़ता है कोई फ़र्क? ये √3 डीसी माइनस डीसी अपॉन में √3 लिख सकते हो, इज इक्वल टू 36। अब बच्चे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। नहीं बेटा, ये एक टर्म बनाओ पहले। जब तक एक टर्म नहीं बनेगा तब तक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा आपका √3, 1 और √3 का एलसीएम √3 होगा। √3 से √3 मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 3 डीसी हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा डीसी इज इक्वल टू 36। नेक्स्ट स्लाइड ले ले। तो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डीसी अपॉन में कितना था, √3 इज इक्वल टू कितना था, 36। तो अगर यहाँ से हम डीसी की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, 36 √3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो इसमें जब आप 2 से डिवाइड करो, क्योंकि डीसी के साथ 2 मल्टीप्लाई में था, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 18 √3। तो डीसी का वैल्यू कितना आ जाएगा, डीसी का वैल्यू आ जाएगा 18 √3। बट हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था हाइट ऑफ बैलून। हाइट ऑफ बैलून नहीं जी, कहाँ से हाइट ऑफ बैलून, फ्रॉम द ग्राउंड। पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो, फ्रॉम द ग्राउंड। और हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड कितना होगा, देखो हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड होगा बेटा ये सी एच, ये ग्राउंड है, सी एच प्लस डी सी, सी एच प्लस डी सी। जब दोनों को जोड़ दोगे तो बैलून का हाइट निकल जाएगा ग्राउंड से। तो सी एच में आप डी सी को जोड़ दो ना, तो यहाँ पे लिख दो बेटा, क्या लिखोगे, सी एच प्लस डी सी। अच्छा सी एच का वैल्यू कितना है, सी एच का वैल्यू कितना है, सी एच का वैल्यू बता सकते हो, सी एच का वैल्यू कितना आया है, सी एच का वैल्यू आया है 18 √3 प्लस डीसी कितना है, डीसी है आपका 1.73। डीसी कितना है, डीसी है 1.73। उसने कुछ दे रखा है क्या √3 का वैल्यू पुट करने के लिए, हाँ बिल्कुल, √3 का वैल्यू 1.73 दे रखा है, तो कुछ नहीं करना आपको, 1.73 पुट कर दो। 1.73 पुट करना है ना, तो 1.73 पुट कर दो। और ये कितना था, 1.35 था आई थिंक, हाँ सॉरी, ये 1.35 था। तो यहाँ से इरेज करके यहाँ पे लिख दो 1.35। क्या लिखना है आपको, आपको लिखना है 1.35, 1.35। और 18 में आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, 18 में मल्टीप्लाई करना है 1.73 से, और उसमें 1.35 जोड़ना है। बेटा मल्टीप्लाई करके देख लेना, 18 में जब आप 1.73 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 314 आएगा, 31.14 आता है, ठीक है। 31.14 में जब आप 1.35 प्लस करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा समथिंग, कितना आ जाएगा, 5 4 9, 3 और 1 4, और 31 में 1 प्लस करेंगे तो 2, तो 32.49 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लिखोगे हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड कितना हो जाएगा, 32.49। काफ़ी टाइम ले लिया क्योंकि अल्टीमेट क्वेश्चन था, पेपर के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन था, आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 100 मीटर हाई हिल द एंगल ऑफ द डिप्रेशन टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 100 मीटर दे रखा है बेटा, यहाँ से 100 मीटर को ना हटा लो, ये 100 मीटर गिवन नहीं, ये जो है वो आंसर ही दे रखा है। तो 100 मीटर को हटा लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ द हाई हिल, ये एक हिल है, हिल के टॉप से, हिल के टॉप मतलब यहाँ से, ये एक हिल है, एक पहाड़ है, और इसका टॉप मान लो मैं ए पॉइंट को, ये ए बी एक हिल है, तो ए पॉइंट से जब हम नीचे की तरफ देखते हैं ग्राउंड पे, ग्राउंड पे ये कहीं पे देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 बन रहा है। अब डिप्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बेस ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि डिप्रेशन के लिए वो ऊपर से नीचे देख रहा है, और ऊपर से नीचे देख रहा है मतलब ये ए पॉइंट से जब नीचे की तरफ देख रहा है, किसी सी पॉइंट को देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री। यहाँ तक आपको समझ में आया एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। हिल के टॉप से जब वो नीचे की साइड देख रहा है सी पॉइंट पे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, मतलब ये जो हिल है ना ए बी, उसका आपको हाइट निकालना है। इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द हिल टू द पॉइंट ऑन ग्राउंड इज 100 मीटर। कितने मीटर का डिस्टेंस है बेटा, ये 100 मीटर का डिस्टेंस है। कहाँ से, हिल के बेस से लेके इस पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर है, और ये 45 है। बताओ एक बात बताओ, अगर मैं ये एपी को अगर इसको ड्रॉ कर लूँ, तो एपी बेटा बीसी के पैरेलल है, ये आमने सामने की साइडें पैरेलल होती है, उसके पैरेलल ही तो हम बेस को ड्रॉ करते हैं ना। तो एपी किसके पैरेलल हो गया, एपी पैरेलल हो गया बीसी के, और एसी क्या है, तो एसी जो है वो ट्रांसवर्सल है। एसी क्या है, तो एसी ट्रांसवर्सल है, और एपी जब बीसी के पैरेलल है और एसी ट्रांसवर्सल है, तो ये 45 जो है वो यहाँ पे उठ के आ जाएगा।
जो एंगल PAC 45 हो रहा था वो ACB हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम tan 45 का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि tan का रिलेशन क्यों? क्योंकि इसका तो कोई काम ही नहीं है। और हाइपोटेनस अगर काम ही नहीं है, हाइपोटेनस का यूज़ ही नहीं है, तो किसका रेशियो यूज़ करना है? tan का करना है। और tan का यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा? tan 45 थीटा के सामने परपेंडिकुलर। तो tan 45 कितना हो जाएगा? AB अपॉन में BC। यहाँ पे लिख लेना बेटा, लेट AB इज अ हाइट ऑफ हिल वगैरह लिख लेना। लेट AB इज अ हाइट ऑफ हिल एंड BC इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द हिल एंड द पॉइंट सी। tan 45 का वैल्यू कितना होगा बेटा? tan 45 का वैल्यू होता है 1 और ए बी का वैल्यू आपको निकालना था। BC 100 दे रखा है तो ए बी का वैल्यू आ जाएगा 100। बेहद ही आसान क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। बस मैं आपको ये समझाने के लिए लेके आया था कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, समझो यहाँ पे, और उसमें अगर एक एंगल 45 है तो बेटा ये सामने वाला और जो एंगल जिस जिस लाइन के द्वारा वो एंगल बन रहा है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस दोनों आपस में बराबर होते हैं। परपेंडिकुलर बेस बराबर होते हैं 45 के केस पे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। समझ में तो आ ही गया होगा आपको ये क्वेश्चन। समझ में आ रहा है तो बेटा वीडियो में बने रहो, आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते रहेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ मैन इन द बोट रोइंग अवे फ्रॉम द लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है, उस ये लाइट हाउस है मान लो। पहले क्वेश्चन पढ़ के ना इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। ये लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है। ठीक है, अ मैन इन द बोट रोइंग अवे द लाइट हाउस, मतलब वो लाइट हाउस से ना दूर जा रहा है। रोइंग अवे का मतलब होता है बोट लेके दूर जा रहा है। मान लो पहले बोट ये ए पॉइंट पे था, अब बोट लेके वो बी पॉइंट पे पहुंच चुका है। ठीक है, पहले बोट कहाँ पे था? ए पॉइंट पे था। अब बोट कहाँ पे लेके चला गया वो? अब बोट लेके वो चला गया बी पॉइंट पे। पहले ए पॉइंट पे था, अब बी पॉइंट पे लेके चला गया। लाइट हाउस का जो हाइट है ना वो 100 मीटर का है। 100 मीटर हाई लाइट हाउस दे रखा है, मतलब ये 100 मीटर है। अगर मैं लाइट हाउस को अगर पी और क्यू लेट कर लूँ कि पी क्यू एक लाइट हाउस है, तो पी क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है? 100 मीटर। इसको कुछ और मत समझ जाना, ये मीटर है। इट टेक 2 मिनट टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री। बोल रहे हैं कि पहले जब वो शिप के पास से देख रहा था ना, तो पहले 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था। जितना पास रहोगे 90 डिग्री के, उतना बड़ा एंगल। जितना दूर जाओगे उतना स्मॉलर एंगल। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख के भी सॉल्व कर सकते थे, पढ़ने की जरूरत नहीं थी कि दूर है तो 30 डिग्री, नजदीक है तो 60 डिग्री। तो क्वेश्चन बोल रखा है एलिवेशन की बात कर रहा है, मतलब नीचे से आप ऊपर देख रहे हो। वो जो बोट से नीचे से ऊपर देख रहा है पी पॉइंट को, लाइट हाउस के ऊपर वाले हिस्से को, तो पहले बन रहा है 60 डिग्री, बाद में बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, बोल रहे हैं फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर मिनट। अब बताओ स्पीड बोट निकालना है, तो बोट पहले यहाँ पे था, अब बोट यहाँ पे चला गया, और इसको जाने में वो कितना टाइम लिया है? तो 2 मिनट लिया है। कितना मिनट लिया है? 2 मिनट लिया है। और आपको टाइम निकालना है, तो बेटा टाइम निकालने, सॉरी, आपको स्पीड निकालना है। स्पीड निकालने के लिए टाइम तो गिवन है। अगर कहीं से हमें डिस्टेंस मिल जाए, कुछ जुगाड़ करके, अगर आप डिस्टेंस निकाल लो, जुगाड़ करने में तो हम ऐसे ही महारत हासिल है हमें। तो अगर हम डिस्टेंस निकाल ले, टाइम तो गिवन है, और अगर डिस्टेंस निकाल ले तो स्पीड निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है मेरे भाई डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड पता करने के लिए डिस्टेंस पता होना बहुत जरूरी है ना। ये लिख लेना आप, लेट पी इज द हाइट ऑफ लाइट हाउस, ए इज द ए इज द प्रीवियस पोजीशन ऑफ शिप एंड बी इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ शिप। ठीक है, इतना लिख लेना। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत बार बता रखा है, अभी पहले ही बताया था, दो ट्रायंगल बन रहे हैं तो दो ट्रायंगल लो। कौन से दोनों ट्रायंगल? राइट एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ 90 डिग्री, क्योंकि लाइट हाउस जो होगा वो अर्थ पे परपेंडिकुलर होगा। तो दो ट्रायंगल कौन बन रहा है? एक बन रहा है पी क्यू ए, और एक ट्रायंगल बन रहा है आपका पी पी क्यू बी। पी क्यू ए और पी क्यू बी। अगर पी क्यू ए ट्रायंगल को देखोगे तो बेटा फिर इसमें इसका कोई रोल नहीं है, तो इनको हटाओ, हाइपोटेनस को हटाओ, और हाइपोटेनस को हटाओगे तो किसका बनेगा? टैन का रेशियो बनेगा, और टैन का रिलेशन बनेगा। तो एक जगह 60 डिग्री है छोटे वाले ट्रायंगल में पी क्यू ए में, तो 60 डिग्री लिखेंगे। पी क्यू बी में 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लिखेंगे। जिसमें जो सा एंगल होगा वही लिखना है। ठीक है, 60 30 किसी और में मत घुसा देना। बहुत बच्चे गलती करते हैं, ये आपको नहीं करना। ठीक है, यही तो हमें सीखना है कि जो दे रखा है बस उसे लिखना है। जिस ट्रायंगल में जो एंगल दे रखा है उस ट्रायंगल में उसकी वैल्यू पुट करो। तो tan 60 पुट करोगे ना, तो tan 60 का वैल्यू हो जाएगा पी क्यू अपॉन में क्यू है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे, क्योंकि ये √3 की जगह पे 1.732 दे रखा है। चलो आगे चल के इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या दे रखा है? ये दे रखा है √3। पी क्यू का वैल्यू कितना है? पी क्यू का वैल्यू है 100 अपॉन में क्यू ए, अपॉन में क्यू ए, क्यू ए, क्यू ए, क्यू ए, क्यू ए का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से? क्यू ए का वैल्यू आ गया यहाँ से 100 अपॉन में √3।
समझ में आया? आ गया होगा समझ में, क्योंकि ये √3 जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला गया। tan 30 का अगर यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो बेटा tan 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा? tan 30 का वैल्यू आ जाएगा PQ अपॉन में QB। tan 30 होता कितना है? tan 30 होता है 1/√3। PQ का वैल्यू कितना है? क्या अच्छा एक बात बताओ, आप PQ को 100 लिखने के लिए तो लिख देंगे क्योंकि दे रखा है। QB को QA प्लस AB लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं, बताओ। कोई ऐसा आप में से है जिनको समझ नहीं आ रहा है? अरे भाई QB को QA प्लस AB लिख सकते हैं ना? फिगर को ध्यान से देखो, फिगर पे आपका ध्यान होना चाहिए यहाँ, सारा का सारा नज़र आपका यहाँ होना चाहिए, यहाँ ध्यान दो। तो जब यहाँ से QA प्लस AB की वैल्यू निकालोगे तो QA प्लस AB, QA प्लस AB, QA प्लस AB इज इक्वल टू कितना लिख सकते हो आप? 100√3 लिख सकते हो। और आपको तो AB का ही तो डिस्टेंस निकालना है, तो AB इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? 100√3 माइनस 100 अपॉन में √3। क्यों 100 अपॉन में √3 क्यों? क्योंकि QA का वैल्यू 100 अपॉन में √3 है। QA का वैल्यू वहाँ पे पुट कर दिया, QA प्लस में था माइनस में चला जाएगा। तो बेटा AB का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो AB का वैल्यू हो जाएगा, अगर 100 कॉमन निकाल लोगे ना, तो ये √3 माइनस 1 अपॉन में √3 होगा। सॉल्व करोगे तो ये आएगा 100 इंटू एलसीएम लोगे तो √3, मैं करके दिखा रहा हूँ बट आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा ये? ये हो जाएगा 100 इंटू 2 अपॉन में √3। 100 इंटू 2 अपॉन में √3। 100 इंटू 2 अपॉन में √3। अच्छा, आपको निकालना क्या था? आपको निकालना था स्पीड। आपको क्या निकालना था? आपको निकालना था स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला जब पुट करोगे तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मैंने पहले ही लिखा था। डिस्टेंस कितना आया है? ए बी का डिस्टेंस कितना है? ए बी आया है 200 अपॉन में √3, 200 अपॉन में √3, 200 अपॉन में √3, और अपॉन में किससे डिवाइड करोगे? तो 2 से डिवाइड करोगे। ये 2 रेसिप्रोकल होगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 200 अपॉन में √3, और बेटा 2 रेसिप्रोकल होगा, मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। 2 से कट करोगे तो कितना आएगा? 100। 2 से कट करोगे तो कितना आएगा? 2 से कट करने पे कितना आएगा? 2 से कट करने पे आएगा 100। यहाँ से थोड़ा सा पोर्शन को इरेज करते हैं, ध्यान देना। यहाँ से बस ऊपर से इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको समझाने के लिए। तो बेटा यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं 100, 100 अपॉन में √3 की जगह पे 1.732 लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं, और 1.732 से जब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट हटेगा तो 3 जीरो आएगा। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2, 2 4 1 5, 2 2 4 1 5 जीरो आ जाएगा। और 2 2 4 1 5 को किससे डिवाइड करना है? 2 2 4 1 5 को आपको डिवाइड करना है 1732 से। अच्छा, 1732 में जब इसको डिवाइड करोगे ना, आप डिवाइड करके देख लेना बेटा, 57.7 समथिंग आएगा। और 57.7 समथिंग, और मीटर डिस्टेंस था तो मीटर होगा, और मीटर पर मिनट होगा, क्योंकि स्पीड जो होता है वो आपका टाइम और डिस्टेंस का रेशियो होता है, या डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होता है। तो मीटर में था डिस्टेंस तो मीटर, और टाइम जो था वो मिनट में था तो मिनट। तो स्पीड कितना हो गया? 57.7 मीटर पर मिनट। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, बने रहो बेटा, बोर और तो नहीं हो रहे ना? नींद उंद आ रहा हो तो जाके पानी वानी पी लो और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है, वो टावर के फुट तक आता है। ये टावर है और एक हाईवे है, बस। मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, इंसान यहाँ पे खड़ा है। वो एब्जॉर्ब करता है अ कार एट अ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। वो जब देखता है ना कार को, जब वो कार को देखता है तो पहले जब वो देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है? पहले जब वो देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री। कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री। एक बार फिर से फिगर को बनाते हैं, ठीक है? देखो, फिर से समझाता हूँ आपको क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है, सेम फिगर है, बस आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये है, एक स्ट्रेट हाईवे है, टावर से एक स्ट्रेट हाईवे जा रहा है। पहले जब वो निकालता है ना, पहले तो पहले वो देखता है तो पहले 30 डिग्री का एंगल बनता है। कितने का बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन? 30 डिग्री का। ये जो एंगल है ना, ये 30 डिग्री। अब हमें समझ नहीं आता कि किसको 30 लेट करना है, किसको लेट 50 लेट करना है, यही करना है ना। अब वो किधर की तरफ जा रहा है? अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर। किधर की तरफ जा रहा है वो? टावर की तरफ जा रहा है। टावर से दूर नहीं जा रहा, टावर की तरफ जा रहा है। मतलब पहले वो इंसान इस पॉइंट पे था, अब इस पॉइंट पे आ गया है। पहले वो पी पे था, अब क्यू पे पहुंच चुका है। ठीक है, और उसको जाना कहाँ तक है? आर तक जाना है, क्योंकि आर एस जो है वो टावर है, एस आर जो है वो टावर है, आर बेस है, तो वो पी से चल रहा है और आर तक पहुंच रहा है।
अब जब एस पे कोई खड़ा बंदा अगर कार को देखता है पी को, तो वहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो पहले वाला जो लाइन ऑफ साइट और बेस के बीच में एंगल बनता है, उसी को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन या एलिवेशन बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि लाइन ऑफ साइट और बेस। अब देखो सेकंड वाले केस में ना बेस जो है वो एस और यहाँ पे अगर ए नाम दे दे तो ए से बेस है, लेकिन लाइन ऑफ साइट तो एस क्यू है। तो एस क्यू और एस ए के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका 60 डिग्री बनेगा। अब ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्यों होगा? क्योंकि आरपी और एसए जो है वो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 30 होगा। सेम केस यहाँ पे अप्लाई होगा और ये 60 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर से, और ये तो लाइट हाउस जो है वो 90 डिग्री का एंगल तो बनाएगा ही बनाएगा। तो ये 90 डिग्री है। यहाँ तक समझ में आया? अब क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जो कार आ रहा है ना वो यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है, कार का स्पीड जो है वो सेम है। 10 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ठीक है, 10 सेकंड लेटर मतलब यहाँ से लेके ना यहाँ तक जाने में उस इंसान को, उस कार को लगा है 10 सेकंड। आपको निकालना है फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। आपको निकालना है कि क्यू से लेके आर तक जाने में कितना टाइम लगेगा। ध्यान रहे बात को, क्या निकालना है आपको? टाइम निकालना है, कितना टाइम लगेगा क्यू से लेके आर तक जाने में। अच्छा एक बात बताओ, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। यूनिफॉर्म स्पीड से मतलब आपका स्पीड सेम है, आप किसी पॉइंट से ना किसी पॉइंट तक जा रहे हो, तो पहले से जब आप इस पॉइंट तक आए हो तो आपका स्पीड जितना था उतना ही इस पॉइंट से लेके अगले पॉइंट तक है, यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो अगर आप किसी भी तरीके से अगर क्यूपी का अगर निकाल लोगे, अगर आप क्यूपी का क्या निकाल लो, स्पीड निकाल लो। क्यूपी का क्या निकाल लो, स्पीड निकाल लो। तो जो क्यूपी का स्पीड होगा वही क्यूआर का स्पीड होगा, वही क्यूआर का स्पीड होगा। तो अगर क्यूपी का अगर आप स्पीड निकाल लेते हो, और स्पीड कैसे निकलेगा? टाइम दे रखा है तो आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस हम निकालते हैं, ठीक है। कुछ और दे रखा है गिवन? नहीं दे रखा है। तो निकालने की कोशिश करते हैं बेटा। निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि दो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल एस आर क्यू, और एक ट्रायंगल है इन ट्रायंगल एस क्यू पी। अब एस आर क्यू ट्रायंगल को जब आप ध्यान से देखोगे तो एस आर क्यू ट्रायंगल में ना ये वाला का तो इस वाले का तो कोई रोल ही नहीं है, मतलब हाइपोटेनस का कोई रोल नहीं है। ये वाला का मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का कोई रोल नहीं है, तो टैन का रिलेशन लगेगा। ध्यान रखना है दिमाग में, हाइपोटेनस का रोल नहीं है तो या तो टैन या तो कॉट। बच्चों को कॉट का वैल्यू याद नहीं होता, टैन का याद कर लेते हैं वो कि टैन 31/√3 होता है, टैन 45 1 होता है, टैन 60√3 होता है। तो उनके लिए निकालना आसान हो जाता है, इसलिए मैं टैन बोल रहा हूँ। तो टैन 60 इज इक्वल टू एस आर अपॉन में क्या लिखेंगे? आर क्यू लिखेंगे। अच्छा एस आर कितना है? एस आर कितना है? एस आर गिवन ही नहीं है, छोड़ दो। आर क्यू कितना है? आर क्यू भी गिवन नहीं है, रहने दो। एस आर का वैल्यू कितना आ गया? एस आर का वैल्यू आ गया √3 आर क्यू। मानते हो आप ये बात? क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कुछ नहीं दे रखा तो। अब एस ओ पी, सॉरी एस क्यू पी लिख दिया क्या मैंने? सॉरी, एसआरपी बेटा। एसक्यूपी तो कोई ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन ही नहीं रहा ना, और ट्राइगोनोमेट्री तो राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होगा। तो एसआरपी होगा। तो अब यहाँ से जब हम देखेंगे ना तो बेटा tan 30 का जो वैल्यू होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा, और 30 के सामने कौन है परपेंडिकुलर? एस आर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? एस आर अपॉन में आरपी। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। अच्छा एस आर कितना है? एस आर जो है वो हमारा √3 आर क्यू है। अभी तो हमने निकाला था यहाँ पे, देखो एस आर √3 आर क्यू और अपॉन में आरपी। तो यहां से जो बेटा आरपी का वैल्यू आएगा ना, आरपी का वैल्यू आएगा √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा? 3 आर क्यू। 3 आर क्यू, समझ रहे हो आप? आरपी का वैल्यू कितना आ गया? 3 आर क्यू। आप मुझे बताओ आरपी को हम क्या लिख सकते हैं? आरपी को आर क्यू प्लस क्यूपी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3 आर क्यू। आप मुझे बताओ। तो ये जो क्यूपी होगा ना वो यहाँ से आ जाएगा 3 आर क्यू माइनस आर क्यू। इससे आसान मेथड आपको कोई नहीं बताएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है? तो ये ध्यान रखना, वो आपको उलझाते रह जाएँगे कि क्या निकालना है, क्या नहीं निकालना है। आप सिंपल सा तरीका याद रखो, यहाँ से क्यूपी इज इक्वल टू 2 आर क्यू आ गया। मतलब बेटा हमें ये बात समझ में आ गया कि ये जो क्यूपी है ना, वो आरक्यू का डबल है। मतलब आरक्यू अगर 20 है तो क्यूपी 40 होगा। डिस्टेंस, डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, टाइम की नहीं, डिस्टेंस की। कि क्यूआर का जो डिस्टेंस होगा ना, आरक्यू का जो डिस्टेंस होगा वो क्यूपी का उसका डबल होगा। तो आप मुझे बताओ, अगर डबल डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 10 सेकंड लग रहा है तो उसके हाफ डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 5 सेकंड लगेगा। हो गया सॉल्व? बट नहीं, हमें तो क्वेश्चन करके दिखाना है ना सॉल्व। तो आप क्या करोगे? आपको क्यूपी का मैंने क्या बोला था? स्पीड निकालना पड़ेगा। तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अच्छा क्यूपी का हमें स्पीड निकालना है, स्पीड ऑफ क्यूपी। स्पीड ऑफ क्यूपी नहीं, स्पीड ऑफ
कार टू ट्रेवल डिस्टेंस क्यूपी इज इक्वल टू डी अपॉन में टी। अच्छा डी कितना है, क्यूपी का वैल्यू कितना है, तो क्यूपी का वैल्यू है 2 RQ अपॉन में टाइम कितना है 10, तो ये स्पीड आ गया। ये कितना आ गया इसका, स्पीड आ गया। ये क्या आ गया, स्पीड आ गया किसका, इस वाले पॉइंट का, क्यू से लेके पी तक ट्रेवल करने। बट अच्छा जो क्यू से लेके पी तक स्पीड है वही तो आर से लेके क्यू तक होगा, यूनिफॉर्म स्पीड है। अच्छा अब टाइम निकालना है, टाइम यहाँ पे लिख देना, टाइम टेकन टू ट्रेवल, टाइम टेकन टू ट्रेवल क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है क्यू आर, स्पीड कितना है 2 RQ को क्यू आर लिख सकते हैं ना, लिख लो क्यू आर अपॉन में 10। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, क्यू आर के नीचे तो 1 है। अब इसको जब करोगे ना तो ये हो जाएगा क्यू आर अपॉन में 2 QR इंटू 10। मैं उन बच्चों के लिए ऐसे बोल रहा हूँ, ये डायरेक्ट भी कट सकता था, उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं आता ये सब चीज़ें, वो ऐसे करके करेंगे। और 2 से कट करोगे तो कितना आ गया 5, तो क्यू आर कट गया, 2 5 या 10, तो यहाँ से आ गया 5 सेकंड, और यही आपका आंसर है। समझ में आया? नहीं समझ में आएगा बेटा एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेना वीडियो, इससे आसान मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत आसान तरीके से आपको समझाया है, ठीक है? और आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। बस हाँ, जब आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे लिख लेना कि क्या-क्या गिवन है। गिवन ज़रूर लिख लेना, ठीक है? मैं गिवन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा बन जाएगा फिर क्वेश्चन, आप गिवन ज़रूर लिख लेना ध्यान से। ठीक है बेटा? समझ में आया? ऐसे ही समझ में आ रहा है तो इस क्वेश्चन के लिए कम से कम 1 लाइक तो बनता है। 1 लाइक करो, फिर आगे आओ, फिर क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है? 2-3 बार मत दबा देना लाइक का बटन बेटा, वो लाइक होके फिर डिसलाइक हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। तो वो गलती नहीं करना। लाइक का बटन दबाना है, इसका मतलब 3-4 बार मत दबाना है, एक ही बार दबाना है। अगर आपने लाइक कर रखा है तो चुपचाप वीडियो को देखो, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करो और समझो। ठीक है? पेपर बहुत नज़दीक है आपका। समझ में आया? तो हमने आज क्या-क्या अभी तक पढ़ा है? एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ा है। ध्यान से देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ा है। एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, कुछ और मत समझना भाई, नीचे से ऊपर जब हम देखते हैं, क्या करते हैं? लिखना पड़ेगा। जब हम देखते हैं। अच्छा, हिंदी राइटिंग इतनी बेकार है? नहीं। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हम कहाँ देखते हैं? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। अच्छा, ये जो एंगल बनता है वो कहाँ बनता है? तो वो बनता है लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट और बेस के बीच में। ठीक है? आया समझ में? तो ये ध्यान रखना है आपको। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज across a river, the angle of depression of a bank on the opposite side of river are 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। बोल रहा है कि ये एक ब्रिज है, समझो यहाँ पे, ये एक ब्रिज है और एक ये रिवर है। समझो, मैं अभी समझाता हूँ आपको क्वेश्चन बना के। बोला कि जब हम ब्रिज से ये रिवर के बैंक को देखते हैं, जब हम ब्रिज से किसको देखते हैं? रिवर के बैंक को देखते हैं। ये रिवर है, ए और बी एक रिवर है। समझो क्वेश्चन को ध्यान से। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस का मतलब उनके बीच में, और दोनों तरफ रिवर बह रही है, बीच में ब्रिज है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन द अपोजिट साइड ऑफ रिवर, एक पॉइंट ए है, ए और बी आपका रिवर है, लिख लेना। लेट ए बी इज अ रिवर, ए बी इज अ रिवर, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। इसका नाम दे दिया मैंने पी और क्यू, पी क्यू इज अ ब्रिज, पी क्यू इज अ ब्रिज, ब्रिज बुरा मत मानो, ब्रिज। पी क्यू क्या होगा? पी क्यू हो गया ब्रिज। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है बैंक का? अपोजिट साइड का 30, मतलब एक 30 है और एक 45 है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए आपको बेस लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, और पी पॉइंट से आप देख रहे हो तो पी पॉइंट तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट, पी ये हो गया लाइन ऑफ साइट, और ये हो गया बेस। एक एंगल इनके बीच में बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और पी बी इधर की तरफ हो जाएगा लाइन ऑफ साइट, और आपका क्या हो जाएगा? पी बी लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। और ये मान लो अगर इसको मैं एस आर ले लेता हूँ तो एस आर आपका बेस हो जाएगा। समझ में आया? अब किसी को आप 30 ले सकते हो, किसी को 45 ले सकते हो, ऐसा गिवन नहीं है किसको लेना है, किसी को 45 किसी को 30। बट आपको ध्यान रखना है कि बेटा अगर एसआर पैरेलल है एबी के तो पीए ट्रांसवर्सल होगा, और तो ये 30 होगा तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। और पीआर जो है, एसआर जो है वो एबी के अगर पैरेलल है तो पीबी ट्रांसवर्सल होगा, तो ये 45 होगा तो ये भी 45 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब कुछ नहीं करना, आपको क्या निकालना है? विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ ऑफ द रिवर क्या है? एबी ही तो है। तो बेटा आसान हो गया ना आपके लिए, एक ट्रायंगल से आप एक क्यू निकाल लो और एक ट्रायंगल से क्यू भी निकाल लो। ठीक है? ट्रायंगल से कैसे निकालोगे? तो ये ऊपर लिख देना, उसके बाद में आपको सॉल्व करना है इन ट्रायंगल पी क्यू ए, जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं उनको लिख लो। यही तरीका मैंने अभी तक आपको बताया, और ये तरीका मत भूलना। अगर भूल गए ना तुम लोग, समझ जाना, फिर तरीका नहीं भूलना है, इसी तरीके से पेपर में करना है। अगर पेपर में तरीका भूल गए तो नंबर भूल जाओ फिर। समझ में आया? तो नंबर याद रखने हैं ना, नंबर लाने हैं ना।
तो तरीका भी याद रखो बस। तो पी क्यू ए, अब पी क्यू ए यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, tan 30 डिग्री। क्यों? tan का रिलेशन क्यों? tan का रिलेशन क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस का काम ही नहीं है ना कोई छ। जब हाइपोटेनस का कोई काम ही नहीं है, हाइपोटेनस का रोल ही नहीं है, तो क्यों मत्था फेरना? हाइपोटेनस से फिर कोई काम नहीं है हमारा, हाइपोटेनस को लो ही मत। तो जो दिया हुआ है जिसको निकालना है उनके बीच में रिलेशन ढूंढो, और रिलेशन हमें पी और बी के बीच में ढूंढना है। क्यों सर? क्योंकि ब्रिज की हाइट दे रखी है ना 8, ये रहा ना 8, दिख नहीं रहा आपको? 8 मीटर दे रखा है ब्रिज का हाइट। तो अगर tan 30 का वैल्यू निकालेंगे तो tan 30 का वैल्यू कितना आएगा? tan 30 इज इक्वल टू होगा पी क्यू अपॉन में क्यू ए। और tan 30 होता कितना है? 1/√3। पी क्यू कितना होता है? अब तो पूरा स्पेस है, अब तो बड़ा बड़ा लिखूंगा इसमें। पी क्यू कितना है? 8। क्यू ए कितना है? पता नहीं। क्यूए कितना निकलेगा? क्यूए निकल के आएगा 8√3 मीटर। समझ में आया? चलो अब पीक्यूवी में देखो, पीक्यूवी में अगर ऐसे ही देखेंगे तो बेटा यहाँ पे भी 1045 होगा, और 45 के केस में रट्टा मार लो मेरे से। रट्टा मारना है, रट्टा मार लो, समझ लो, जो करना है कर लो कि 1045 के केस में परपेंडिकुलर और बेस मेरे भाई बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ से क्यूबी का वैल्यू कितना आएगा? 8 मीटर। पहली बार इतना बड़ा स्लाइड मिला है जहाँ पे इतना बड़ा बड़ा लिख के, ठीक है, जगह देखो इतना स्पेस बच गया। तो इतने स्पेस में क्या लिख दूँ? इतने स्पेस में लिख देता हूँ थोड़ा अपना एडवर्टीजमेंट। सब्सक्राइब, क्या करना है आपको? सब्सक्राइब करना है। किसको सब्सक्राइब करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और दोस्तों में शेयर तो करना ही करना है मेरे भाई। समझ में आया? इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, थोड़ा तो शेयर बनता है। अब 14 क्वेश्चन हो गए बेटा, लास्ट क्वेश्चन आप करते हैं। एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, कि एसर्शन रीजन नहीं बोल सकते, केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन है। अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है। देखो जरा। हाँ, काइट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मेनी कंट्री एट डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर। साल में अलग अलग टाइम पे देश में अलग अलग जगह पे काइट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। खास करके ये 14 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ से बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत अलग अलग तरीके की पतंगे उड़ाते हैं। यहाँ पे आप देख, आपने भी उड़ाया ही होगा कुछ दिन पहले काइट, है ना? लेकिन इस तरीके से हमारा पतंग नहीं उड़ पाता ना, ये लाइन वाइज हमारा पतंग नहीं उड़ पाता। हम उड़ाते तो हैं, बट ऐसे क्या आपने देखा है कि आप 10 दोस्त मिलके उड़ा रहे हो और 10 दोस्तों का कुछ इस तरीके से पतंग दिखे? नहीं दिख, होता ही नहीं है ना। हवा कब कहाँ लेके चला जाए पता ही नहीं चलता। समझ में आया? तो आपको हवा के साथ नहीं जाना भाई, आपको टिके रहना है। अभी क्या करना है आपको? टिके रहना है, बोर्ड के पेपर तक बिल्कुल स्टिक रहना है अपने प्रोग्राम पे। प्लान से थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं। पढ़ाई कर रहे हो ना, बिल्कुल पढ़ाई करते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है? पढ़ाई नहीं करोगे बेटा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मार्क्स तो फिर कैसे आएंगे मार्क्स? तो प्रैक्टिस करते रहो, लगे रहो और सॉल्व करते रहो क्वेश्चन को। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू काइट, दो काइट है, दो काइट ले लेते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे होगा। पॉइंट ए एंड बी फ्रॉम द हैंड ऑफ अ मैन पॉइंट सी आर फाउंड टू बी 30 और 60। चलो टिक 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 टिक। क्वेश्चन यहाँ से है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आप मुझे बताओ, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताता हूँ। एक काइट यहाँ है और एक काइट यहाँ है, एक की हाइट ऊपर है, एक की हाइट नीचे। आप मुझे बताओ, ये मैं हूँ और मैंने दोनों काइट को पकड़ रखा है ऐसे। तो बेटा काइट क्या 90 डिग्री पे कभी आपने फ्लाई होते देखा है काइट को? कि आप यहाँ पे खड़े हो, मान लो आप हो ये बी पॉइंट पे आप हो और आप ये रस्सी पकड़ के, मांझा पकड़ के खड़े हो और काइट यहाँ पे उड़ रहा है। ऐसा देखा है होते हुए? नहीं देखा ना। काइट को हम थोड़ा सा टिल्टेड पकड़ते हैं, काइट का जो रस्सी होता है थोड़ा सा टिल्टेड होता है, 90 डिग्री पे नहीं होता, थोड़ा कम एंगल पे होता है। तो ये फिगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस फिगर में क्या है, कि ए पॉइंट पे एक काइट है, एक ए पॉइंट पे काइट है और एक बी पॉइंट पे काइट है। एक ए पॉइंट पे काइट है, एक बी पॉइंट पे काइट है। सी पॉइंट से उसको उड़ाया जा रहा है काइट को पकड़ के। तो बेटा लेंथ ऑफ द जो स्टिंग होगा ना वो ए बी ए सी होगा। क्यों? क्योंकि ये ही तो काइट को है ना, ये रस्सी है ना, ये मांझा है जिससे काइट उड़ाया जा रहा है। ये बेटा एडी नहीं हो सकता काइट का लेंथ। ये गलती बच्चे बहुत करते हैं, एडी नहीं हो सकता बेटा काइट का लेंथ। क्यों नहीं हो सकता? रीजन बताता हूँ। 90 डिग्री पे काइट आप फ्लाई नहीं कर सकते। हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग का मतलब बेटा हमें निकालना है ए सी और हमें निकालना है बी सी। हमें मांझा का लंबाई निकालना है। कैसे लिखते हैं मांझा? ना, मांझा की लंबाई, मांझा की लेंथ निकालना है, ठीक है? और मांझा क्या होगा? एसी और बीसी। तो आपको एसी और बीसी निकालना है। तो हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं यहाँ पे फटाफट। एक ट्रायंगल एसी है और एक ट्रायंगल बीसी है। तो इन ट्रायंगल
एडीसी, सॉरी एसीबीसी ट्रायंगल नहीं है ना बेटा, 2 ट्रायंगल, एक एडीसी है और एक बीईसी है। इन ट्रायंगल बीईसी, अब इसमें इसका कोई काम है? मांझे का काम है? हाँ जी, बिल्कुल है। अभी तक आप इसको नेगलेक्ट करके चल रहे थे ना सभी क्वेश्चन में, इसमें मत कर देना, ठीक है? तो इसमें टैन नहीं लगेगा, इसमें क्या लगेगा? साइन। क्यों लगेगा बताता हूँ। बेटा ये एंगल है, ये एंगल है और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस निकालना है। ये बड़ी वाली साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, तो साइन का रिलेशन। कॉसे का भी लग सकता है, तो साइन लगा लो। तो साइन 30 इज इक्वल टू कितना आएगा? साइन 30 इज इक्वल टू आएगा एडी अपॉन में एसी। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। अरे नहीं, tan लिखते-लिखते देखो। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। और एडी कितना दे रखा है? 50 और एसी निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो बच्चा एसी का वैल्यू आ जाएगा 100 मीटर। कितना आ जाएगा? 100 मीटर। अब बीईसी को ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ भी साइन निकालना पड़ेगा। तो साइन 60 निकालोगे तो ये आएगा बीई अपॉन में सी। समझ में आया? थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो बीई अपॉन में सी। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू बीसी का वैल्यू, बीई का वैल्यू कितना है? 60। सी गिवन नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा? सी इज इक्वल टू 120 अपॉन में √3 आ जाएगा। रेशनलाइज करोगे, √3 ऊपर √3 नीचे, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 120 √3 अपॉन में √3 इंटू √3 3 40 40 √3। बट बेटा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? देखो, फाइंड द डिस्टेंस, ये जो डी निकाला है ना, ये जो डी दे रखा है, ये डिस्टेंस आपको निकालना है। मतलब ये निकालना है डी, ये आपको डी निकालना है। अब डी कैसे निकलेगा जरा ध्यान से समझो। बेटा ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल कितना है? 30 डिग्री है, देखो ध्यान से। और ये एंगल 60 डिग्री है। आपको पता है ये लीनियर पेयर से कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180। कितना बनता है? 180। और मुझे सिर्फ ये बीच वाला एंगल निकालो, नाम बोल दूं, बी सी ए। ध्यान से देखो, एंगल बी सी ए को ध्यान से देखो बेटा। बी सी ए जो होगा वो 90 डिग्री हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल 30 डिग्री प्लस एंगल 60 डिग्री प्लस एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 180 होगा लीनियर पेयर से। तो एंगल बी सी ए जो होगा वो क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री के ट्रायंगल को क्या बोलते हैं बेटा? 90 डिग्री के हम ट्रायंगल को बोलते हैं, 90 डिग्री ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? 90 डिग्री के ट्रायंगल को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आ गया और दो साइड हमें गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल आ गया और कितने साइड गिवन है हमें? दो साइड गिवन दे रखे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल आ गया और दो साइड गिवन दे रखे हैं। और दो साइड जब गिवन दे रखे हैं तो हम किसको याद करेंगे तीसरे साइड के लिए? किसको याद करेंगे? इन चाचा को। कौन है ये? जानते हो? पहचानते हो इन चाचा को? आरआईपी, रेस्ट इन पीस हो गए हैं ये। एक थ्योरम देके चले गए थे ना ये, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करें तो इस ट्रायंगल को ध्यान से बनाओ। इधर देखो, ये ट्रायंगल है, ये बी है, ये सी है, ये ए है। सी पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है? तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो? आप ये बोल सकते हो कि भैया जो ए बी का स्क्वायर होगा ना, वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के, पाइथागोरस थ्योरम से। तो बेटा ए बी का स्क्वायर जो है वही तो डी है, तो डी का स्क्वायर जो इक्वल होगा, वो डी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ये बताओ। तो ए सी का वैल्यू कितना आया था? देखिए इधर, ए सी का वैल्यू कितना आया था? 100। ए सी का वैल्यू कितना आया था बेटा? नेक्स्ट स्लाइड पे कितना निकाला था हमने? 100 निकाला था, तो 100 का स्क्वायर प्लस बीसी का वैल्यू कितना निकाला था? 40√3, तो 40√3 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना आता है बेटा? एक पे दो, दो चार जीरो। 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600 इंटू √3 का स्क्वायर 3। ये आ जाएगा दो, दो चार जीरो प्लस 4800। जब प्लस करोगे तो कितना आएगा? वन। जब प्लस करोगे तो कितना आएगा बेटा? 14800। ठीक है? कितना, अरे यार हट जा। ये आ जाएगा आपका 14800। समझ में आया? लेकिन ये तो बेटा डी स्क्वायर का वैल्यू है ना, तो डी का वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 14800 रूट में। अब आप मुझे बताओ, ये दो जीरो है तो एक जीरो बाहर निकलेगा, तो ये 10 आएगा। और 148 को आप क्या लिख सकते हो? 148 को आप 4 इंटू 37 लिख सकते हो, ठीक है? और 4 का रूट बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2 रूट अंडर 37। तो कितना आ गया बेटा ये? कितना आ गया ये? 10 टू जा कितना आ गया ये? 20 रूट अंडर 37 मीटर। और यही डी का वैल्यू है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। करना क्या था, दो काइट उड़ रहा था, एक ए पे एक बी पे। आपने क्या किया, साइन का लेके, साइन का रिलेशन लेके ए सी और
एसी और बीसी का वैल्यू बता दिया, किसका किसका, एसी और बीसी का, ठीक है, ये रहा एसी और बीसी का वैल्यू बता दिया। और फिर लेकिन आपको ए वाला ए बी निकालना था और ए बी डी था, तो डी निकालने के लिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। राइट एंगल ट्रायंगल बनाया क्या, वो बन ही रहा था राइट एंगल ट्रायंगल, और वहां से हमने ये वैल्यू निकाल लिया जो आया 20√337। ठीक है, समझ में आया बेटा, समझ में आ रहा है सबको? चलो समझ में आ गया तो बेटा करना क्या है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में शेयर करना है, ये रिक्वेस्ट समझ लो आप, गुजारिश समझ लो, दोस्तों में शेयर करना है। और हाँ, जितने भी ग्रुप होंगे उसमें फटाफट कॉपी पेस्ट करते चले जाओ, सारे ग्रुप में कॉपी पेस्ट कर देना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने लोगों तक वीडियो पहुंचनी चाहिए। वीडियो को लाइक कर देना है और दोस्तों के पास भी स्टोरी लगा के आपको बता देना है कि उनको भी सब्सक्राइब वगैरह करने के लिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेने के लिए चैनल, क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं आपके पेपर में। और जो जो बच्चों का इस बार 10th का पेपर है उनके लिए तो बेटा ये रामबाण लिख, रामबाण साबित होने वाला है, ये रामबाण प्रूव होने वाला है, तो ये ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे पेपर में। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं आपको समझ सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बेटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के मोस्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी। टाटा, बाय बाय।